Good morning, everyone, and welcome to the orientation session for the skill level papers for December 2025 exam. सारे स्किल लेवल पेपर्स का एक साथ ओरिएंटेशन रखा है मैंने बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि उन्हें कौन सा स्किल लेवल पेपर लेना है और अगर कौन सा लेना है तो अनदर सेट ऑफ कंफ्यूजन इज कि क्या हम दो पेपर एक साथ ले लें। तो ऐसे ही प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए क्योंकि उन बच्चों को ये भी इंटरेस्ट होता है कि भाई आपके दूसरे पेपर्स में क्या सिस्टम्स हैं, वी वांट टू नो दैट आल्सो टू सेव देयर टाइम, टू सेव देयर एनर्जी कि वो एक एक घंटे का सेशन दूसरों का भी देखें, इसलिए एक साथ एक कंबाइंड सेशन हो रहा है। नाउ दिस ओरिएंटेशन सेशन विल क्लैरिफाई मेनी थिंग्स टू ऑल ऑफ यू, स्पेशली जो बच्चे पहली बार अपनी जर्नी चालू कर रहे हैं। आपके मतलब की बातें होंगी प्लस दो नए अनाउंसमेंट्स भी होंगे। सो आपको टिल द एंड बने रहना है, टिल द एंड सुनना है कि ये दो नए अनाउंसमेंट्स क्या है, क्योंकि वो स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। सबसे पहले शुरुआत करती हूं जिनकी जर्नी का ये पहला पेपर होगा, यानी डिसंबर अटेम्प्ट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट अटेम्प्ट। नाउ बिफोर आई स्टार्ट, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने हमसे रजिस्टर करा लिया है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी भी सोच रहे होंगे। सो फर्स्ट इंफॉर्मेशन फॉर यू ऑल, अपने आप डायरेक्ट आप रजिस्ट्रेशन ना करें, किसी लर्निंग पार्टनर के थ्रू कराएं। नाउ लेट मी टेल यू द वर्किंग बिहाइंड दिस कि क्यों किसी लर्निंग पार्टनर के थ्रू करना चाहिए। मैम आप तो अपना ही फायदा बोलोगे। सो एसीसीए का कुछ अरेंजमेंट ऐसा है कि अगर कोई बच्चा किसी लर्निंग पार्टनर के थ्रू रजिस्टर करता है तो उसको एग्जेम्पशन फीस में बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलता है। और ये डिस्काउंट इतना बड़ा होता है कि अगर आपने डायरेक्ट रजिस्टर किया तो 5 पेपर्स की एग्जेम्पशन आप 60,000 के आसपास पे करोगे, 60,000 इंडियन रुपीज। जबकि अगर आप हमसे पे करोगे या फिर हमारे थ्रू रजिस्टर कराओगे तो आपकी एग्जेम्पशन फीस, अगर आप बीकॉम परस्यू कर रहे हैं कुछ सेलेक्टिव यूनिवर्सिटी से, तो वो जीरो हो जाएगी, जीरो। लेकिन अगर आप ऑलरेडी ग्रेजुएट है तो वो कुछ 15 पाउंड पर पेपर के आसपास आएगी। तो अपने आप देख लो कितना गैप हो गया, 17-18 हजार और वर्सेस 60,000, इट्स अ बिग गैप। अब एसीसीए ने ऐसा क्यों किया? क्या लर्निंग पार्टनर्स को बिजनेस देना था? सो आई टेल यू द रियलिटी, इसके पीछे क्या वर्किंग है। एसीसीए वांट्स कि बच्चा पास हो। जब वो एसीसीए में घुसता है तो वो एसीसीए को क्लियर भी करे। अब इसकी गारंटी कैसे होगी? अगर लर्निंग पार्टनर बीच में इन्वॉल्व हो गया तो वो हमारी गर्दन पकड़ेंगे कि इस बच्चे को आपने रजिस्टर किया था, इस बच्चे का प्रोग्रेशन कैसा चल रहा है। क्योंकि वो डायरेक्ट बच्चों पे तो पूछ नहीं सकते, वो पूछेंगे हमारे थ्रू। दैट इज वाई टू कीप एंड होल्ड ऑन द प्रोग्रेशन ऑफ द स्टूडेंट्स, प्रोग्रेशन ऑफ द स्टूडेंट्स का मतलब होता है बच्चा टाइम पे अपनी डिग्री कंप्लीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिकॉज दिस डिमांड हैज टू बी मेट इन यूके ऑल्सो एंड इवन ग्लोबली ऑल्सो। सो इसकी वर्किंग ये नहीं है कि हमें बिजनेस देना है और हमारा इसमें कोई कट नहीं होता है। वी डू नॉट चार्ज एनीथिंग ऑन द रजिस्ट्रेशन पार्ट एक्सेप्ट फॉर वन कंडीशन कि आपको एक पेपर हमसे पढ़ना है। वो भी इसलिए पढ़ना है क्योंकि एसीसी जब हमसे पूछेगा कि ये बच्चा आगे चल रहा है नहीं चल रहा है तो हम क्या जवाब देंगे। सो वी हैव टू एंश्योर कि हाँ बच्चा हमसे पढ़ रहा है, और जब उसने एक पेपर खरीद लिया, इतने पैसे इन्वेस्ट कर दिए, तो अब पूरे चांसेस हैं कि वो पढ़ेगा। सो दैट्स द वर्किंग बिहाइंड इट। अगर आप में से अभी कई लोग ऐसे हैं जो रजिस्टर नहीं हुए हैं, प्लीज डू नॉट रजिस्टर डायरेक्टली थिंकिंग कि पता नहीं लर्निंग पार्टनर्स को क्या मिल रहा है। कुछ नहीं मिल रहा। हाँ, एक पेपर आप हमसे खरीदते हो, उस पे भी हमारी जवाबदारी बनती है, हम आंसरेबल हो जाते हैं कि भाई ये बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, और उसने पैसे दिए तो वैसे तो पढ़ ही रहा होगा। इतना कोई अमीर नहीं है कि 12-12.5 हजार की फीस लगा दे और उसके बाद में पढ़े नहीं। सो यूजुअली ऐसा केस होता नहीं है। सो दैट्स द आइडिया बिहाइंड, यू शुड गेट रजिस्टर्ड थ्रू एन अप्रूव्ड लर्निंग पार्टनर, नॉट डायरेक्टली। दैट्स वन थिंग। अब आती हूं बाकी बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ पे एफआर के अलावा भी स्टूडेंट्स बैठे हैं। अब उन पे बात करती हूं। सबसे पहली चीज आपको यह समझना है कि डिग्री क्या चाहती है, आप इस डिग्री से क्या पा लेंगे। फर्स्ट, प्लीज डू नॉट कंपेयर इट विद इंडियन सीए, दैट्स अ रॉन्ग कंपैरिजन। दोनों का जुरिस्डिक्शन अलग अलग है, दोनों का वर्किंग का स्टाइल अलग अलग है। इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंडिया में काम करते हैं, आप लोग इंटरनेशनली काम करते हैं। कई बच्चों के मन में ये डाउट होता है, मैम इंटरनेशनली का मतलब इंडिया में जॉब्स नहीं मिलेंगी? बिल्कुल मिलेंगी, क्योंकि अभी हम एक ग्लोबल इकोनॉमी में काम करते हैं जहां पे बिग फोर्स के जो ग्लोबल डिविजन्स हैं वो आप लोगों को हायर करते हैं। सो दैट्स द आंसर फॉर दिस। अनदर गुड न्यूज, एक अपडेट आप सबके लिए जो आती है, इंडस्ट्री, इंडियन इंडस्ट्री हैज आल्सो स्टार्टेड एक्सेप्टिंग एसीसीएस। बाय इंडस्ट्री आई मीन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर,
नौकरियां पहले जो थी वो या तो बिग फोर में थी या फिर एचएसबीसी, एचडीएफसी, सिटी बैंक में हुआ करती थी, जो इंटरनेशनल रोल्स पे आपको हायर करते थे। लेकिन अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी आप लोग जाने लग गए हैं। मतलब कि टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉप, फ्यूजी फिल्म, ये सारे के सारे ग्लोबल ब्रांड्स हैं। और ये हीरो मोटोकॉप, चलो इसको ग्लोबल नहीं बोलोगे, लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग में आती है और इनको हम इंडस्ट्री बोलते हैं। इंडस्ट्री मतलब जहां पे एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है। फ्यूजी फिल्म कैमरा की फिल्म्स बनाती है। सो ये कंपनीज अब एसीसीएस को हायर करने लगी हैं नॉन ऑडिट रोल्स पे। डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड विद कि हम तो ऑडिटर हैं तो ऑडिटर ही रहेंगे। नो, एक ऑडिटर बहुत सारे काम हैंडल कर सकता है, इसलिए आप लोगों के लिए वर्क प्रोफाइल्स बहुत सारे होते हैं। सो दैट्स द सेकंड थिंग आई जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई। प्लीज स्टॉप दिस कंपैरिजन बिटवीन इंडियन सीए एंड एसीसीए। लोगों को नहीं पता, कोई बात नहीं। लोगों ने तो मुझे भी सीए बनने के बाद में ये पूछा था कि आपने कौन से कॉलेज से सीए करी है, जबकि इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंसी तो बहुत पुरानी डिग्री है। तो लोग तो उसमें भी पूछते हैं कौन से कॉलेज से सीए करी थी। छोड़ दो लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, यू शुड नो योर डिग्री। लोगों को तो आधे से ज्यादा को हार्वर्ड भी नहीं पता होगा, ऑक्सफोर्ड भी नहीं पता होगा। इट डजंट मीन दीज यूनिवर्सिटीज लूज देयर इंपॉर्टेंस। ठीक है, सो दैट्स सेकंड थिंग। अब आते हैं तीसरी चीज पे। स्किल लेवल पेपर्स में क्या मुझे लाइन पे पास होने की कोशिश करनी चाहिए या अच्छे नंबर लाने चाहिए? मैं इंडस्ट्री स्टैटिस्टिक्स की बात करूंगी, कोई हवा में बात नहीं करूंगी। Industry say ACC has been regularly taking feedback on the quality of chartered accountants, on the quality of ACCAs who are coming up. इसी की वजह से आप लोगों की डिग्री में बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं और बड़ी जल्दी जल्दी चेंजेस होते हैं, जबकि बाकी डिग्रीज बहुत सालों तक चेंजेस नहीं लेके आती। सिर्फ आप ही की डिग्री ऐसी है जो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती है। अभी भी 2027 में एक चेंज आएगा, लेकिन फिलहाल के लिए क्योंकि वो आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, आई विल नॉट डिस्कस दैट चेंज। लेकिन फिलहाल के लिए ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि इंडस्ट्री से फीडबैक एसीसीएस के लिए क्या आता है। तो फीडबैक ये आता है जी कि एम्प्लॉयज तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन करंट फीडबैक जो सुनने में आ रहा है दैट इज समवेयर लैकिंग नॉलेज। मैंने यही चीज अपने स्टूडेंट्स के केस में भी देखी। जो बच्चे बिल्कुल लाइन पे मार्जिन पे पास हुए थे, उनको नौकरियां ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत हुई। मैं थोड़ी सी दिक्कत क्या बोल रही हूं, 2-3 इंटरव्यू दिए, तीसरे में जाकर सिलेक्शन हुआ। लेकिन जो बच्चे स्टार्टिंग से इंटेलिजेंट थे वो पहले ही इंटरव्यू में बैठते हैं और वहां से सिलेक्शन हो जाता है। तो सिचुएशन ये नहीं है कि आप 10 इंटरव्यू दोगे तब जाके एक में सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है। ये सिचुएशन है 1 वर्सेस 3 की। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है तो तीसरे इंटरव्यू तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पहला ही इंटरव्यू आप देंगे एंड यू विल बी थ्रू एंड थ्रू। एंड व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज कि अब आप लोग स्किल लेवल के पेपर्स जो पढ़ रहे हो उनको थोड़ा सा सीरियसली पढ़ना। व्हाई? पी लेवल विल टीच यू राइटिंग एंड एनालिसिस, बट द कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इज विद स्किल लेवल। अगर स्किल लेवल ढंग से पढ़ लिए तो पी लेवल की तो आधी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे होंगे जो सेल्फ स्टडी करके पास हो जाएंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि आपको चीजों की वजह पता होनी चाहिए। दैट इज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। वो मैंने क्लासेस में भी बताई है और आपको वो जाननी भी है। दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप किसी चीज के पीछे का रीजन जाने। क्यों जाने? हम 50 पे पास हो जाएंगे, मैं भी सेलिब्रेट करूंगी आपकी 50 की पास। लेकिन ध्यान रखना, जब इंटरव्यूअर सवाल पूछेगा ना, वहां पे पास या फेल नहीं होगा, दैट विल बी एन एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। और आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का इंपैक्ट आपकी नौकरी पे, आपके करियर पे आता है। योर इंटेलिजेंस जस्ट कम्स इन फ्रंट ऑफ यू इवन इन योर फर्स्ट इंटरव्यू। पहले ही इंटरव्यू में आपको पता चल जाएगा कि पढ़ाई अच्छे से करी है कि नहीं करी है। तो पढ़ाई अच्छे से करनी है। इस बार तो वैसे ही थोड़ा सा क्वार्टर जल्दी चालू हो रहा है। सो व्हाट आर यू सपोज टू डू इज, आपके पास जो टाइम स्लॉट आ रहे हैं बहुत आराम से आप काम कर पाएंगे, लेकिन उसमें ढील नहीं करनी है। The only thing which can make you a chartered accountant using Indian CA or be it ACCA, be it CPA, whatever, एक चीज जो चाहिए होती है वो होती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मींस आपको लगातार पढ़ना है। आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स इस चीज पे परेशान होते हैं, मैम मेरा टाइम निकल गया। अगर आप एग्जाम से 15 दिन पहले मेरे पास आओगे, मेरे पास भी कोई इलाज नहीं होगा।
आई विल हैव नथिंग टू डू, क्योंकि 15 दिन में वो काम नहीं हो सकता जो 2 महीने में हो रहा है। सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखना कि आप लास्ट के 15 दिन पे चीजों को नहीं रोकेंगे। यू विल नॉट डू एनीथिंग, और एनीथिंग यू विल नॉट कीप फॉर लास्ट 15 डेज। प्लीज डू नॉट डू दैट। तो एक चीज, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। दूसरी चीज, डरना नहीं है। तीसरी चीज, आपको सारे टेस्ट्स देने हैं। उस पर अभी बात करेंगे कि आपके टेस्ट्स क्या क्या आपको बेनिफिट देंगे, आप क्या क्या कैसे कैसे चीजों को यूज करेंगे, लेकिन ये आपके करियर के लिए है, कहने का मतलब मेरा ये है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ओरिएंटेशन में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। कुछ 7-8 पॉइंटर्स मैंने रखे हैं कि ये चीजें हमें ओरिएंटेशन में चाहिए। आपको आपका कैलेंडर कैसे समझना है, कैसे समझोगे, वो मैं अभी दिखाऊंगी, क्योंकि कैलेंडर्स आप लोगों को मिल चुके हैं। इस बार मैंने कैलेंडर भी कुछ अलग तरह से बनाया है। मैंने स्टडी पैटर्न के हिसाब से कैलेंडर बनाया है कि आप किस हफ्ते में क्या चीज पढ़ेंगे। जबकि पहले मैं सेशन वाइज बताती थी कि सेशन 1 में ये टॉपिक्स डिस्कस होंगे तो तब तक वो पढ़ लेना। इस बार मैंने डेट वाइज बना डाला कि आपको इन से इन डेट्स तक ये वाले चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। सो दिस टाइम दी कैलेंडर इज मोर सॉर्टेड, दिखाऊंगी अभी। फिर हम बात करेंगे कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग का सिस्टम कैसा है। दूसरा, सिस्टम इवेल्युएटिव टेस्ट क्या है। जिन लोगों को कैलेंडर मिल गया उन्होंने ध्यान भी दिया होगा कि ब्रोशर में तो सिस्टम इवेल्युएटिव टेस्ट लिखे हुए थे, लेकिन यहां तो कैलेंडर में सिस्टम इवेल्युएटिव टेस्ट नहीं है। उनके बारे में क्या कहना है मेरा, वो भी कवर करूंगी। हमें कितना टाइम चाहिए होगा मैनुअल इवेल्युएटिव टेस्ट को चेक करने में, जो टेस्ट मैं चेक करूंगी उसके लिए मुझे कितना टाइम चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। फिर रिवीजन सेशंस की, देन सम न्यू अनाउंसमेंट्स। जब सारी दुनिया एआई यूज कर रही है तो अब आप लोग भी अपनी पढ़ाई में एआई यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे उस पर मैं आपको चेता देती हूं, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में कुछ बच्चों ने कुछ अलग तरीके से एआई को यूज करना चालू किया, दैट बैडली बैकफायर्ड। तो वो नहीं करना है। और उसके अलावा एलएमएस से रिलेटेड दो छोटी जनरल चीजें जिसमें बच्चे स्ट्रगल करते हैं, तो वो मैं आपको कवर करके बताऊंगी एंड ऑफ द सेशन पे। शुरुआत करते हैं अंडरस्टैंडिंग योर कैलेंडर से। आप लोगों को कैलेंडर्स दे दिए गए हैं, आपके कैलेंडर्स कुछ इस तरह से दिखते हैं। एफआर वालों का कैलेंडर कुछ ऐसा है, पीएमएफएम वालों का कुछ ऐसा है, और ऑडिट वालों का कुछ ऐसा है। तकरीबन सबके सेम से है। एलएमएस का स्क्रीनशॉट, यानी क्लास का जो फोल्डर है जिसमें सेशंस है, लाइव सेशंस है, उसका स्क्रीनशॉट लेके मैंने यहां डाला है कि आपको इस हफ्ते से इस हफ्ते ये कंप्लीट करना है। जैसे मैंने यहां पे डाला कंप्लीट सेशन पॉइंट्स, सिर्फ एफआर में मैंने सेशन पॉइंट्स दिए। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5। क्योंकि एफआर का बच्चा यूजुअली पहला पेपर दे रहा होता है, उसको ज्यादा हैंड होल्डिंग की जरूरत होती है। तो चैप्टर वाइज करने की बजाय मैंने पॉइंट वाइज सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस किया है एफआर में। पॉइंट 1 से 16 तक करना है तो 1 से 16 तक मैंने इस डब्बे में डाल दिए। अब देख के घबराना नहीं कि मैम ये 10 दिन में हम 16 पॉइंट्स कैसे करेंगे। इसमें ये पीडीएफ भी है, दिस इज अ पीडीएफ, दिस इज अ पीडीएफ, दिस इज अ पीडीएफ, दिस इज अ पीडीएफ। तो ये पीडीएफ्स भी है जहां पे मैंने आपको लिख के बताया हुआ है कि भाई ये वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो अब। ठीक है। ऐसे ही पीएम एफएम, आप लोगों का टारगेट भी इसी तरीके से वीकली टारगेट दिया गया है, लाइक दिस। ये देखो कि आपको ये पिंक वाला बॉक्स मंडे से चालू होता है एंड इट गोज टिल नीचे। तो आपको ये वाले सारे पोर्शंस कंप्लीट करने हैं। उसके बाद में बीच में सेशन 1 आ जाएगा। वहां तक आपको जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे डाउट्स आप पूछ सकते हैं। तो सेशंस को मैंने चैप्टर वाइज नहीं बांटा है। रीजन, कई बच्चे ना कैलेंडर से तेज चलते हैं, तो क्या वो वेट करेंगे अपनी प्रॉब्लम्स का, क्योंकि कैलेंडर में चैप्टर तो बाद में आएगा। इसलिए मैंने सेशंस को इस बार ओपन छोड़ दिया। ये स्टडी टारगेट है आपका। अगर आप इससे जल्दी भाग जाते हो, आगे चल पड़ते हो, खूब पढ़ते हो, यहां वाला भी कर लेते हो, करो। इस सेशन में अगर वो प्रॉब्लम भी लेके आते हो, पूछो, दैट्स एब्सोल्युटली ओके। तो आपके जो भी सेशंस हैं हर पेपर में, ये सेशंस आपकी प्रॉब्लम्स डील कर लेंगे। आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, these sessions will hit upon your problems विदाउट कंसिडरिंग कि हमने कौन से चैप्टर से रिलेटेड रखी थी। लेकिन ये जो आपको टारगेट फॉलो करना है, ये बेयर मिनिमम टारगेट है। आप इससे ज्यादा फॉलो करिए, दैट्स एब्सोल्युटली अप टू यू। चारों के चारों स्किल लेवल पेपर्स में मैंने जो लिखा, क्या इसमें रोज 4-5 घंटे पढ़ना पड़ेगा? नहीं। मैक्सिमम 2 आवर्स अ डे, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। 2 घंटे रोज के, अगर 2 घंटे रोज के नहीं पढ़ सकते हो
सैटरडे संडे पे 5-5 घंटे कर दो तो भी ये कवर अप हो जाएगा। ये जो आपको लाइन आइटम ज्यादा दिख रहे हैं, ये लाइन आइटम्स है नहीं बहुत ज्यादा। जैसे ये है, ये 25 मिनट्स या 30 मिनट्स की वीडियो होगी, ये हो सकता है 1 घंटे की वीडियो। ये अबाउट एफआर है, ये आधे घंटे की या 45 मिनट्स की होगी। IFRS 18 45 मिनट्स या 1 घंटे की है। ये सारे के सारे बहुत ज्यादा लंबे कंटेंट्स नहीं है, सो डोंट वरी ऑन दैट। रोज 2-2 घंटे पढ़ना है एंड यू हैव टू कंप्लीट दीज टारगेट्स, ऐसे ही ये। ठीक है, सो ये चैप्टर्स और एग्जाम किट प्रैक्टिस, जहां मैंने लिखा है एग्जाम किट, वहां पे आपको दिख जाएगा कि एग्जाम किट के क्वेश्चंस मुझे कैसे करने हैं। सिर्फ एफआर वालों को मैंने ये पूरा दिया है कि भाई ये वाले क्वेश्चंस तुम्हें करने हैं, क्योंकि उन लोगों को ट्रैकर अभी समझ में नहीं आएगा। एफआर के अलावा पीएम एफएम, इन दोनों को एक एग्जाम किट ट्रैकर मिलता है, जिसमें मैंने क्वेश्चन वाइज मार्क किया हुआ है कि ये वाला क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड है, तो आप वो वाले क्वेश्चंस उठा सकते हैं। स्पेशली फॉर एफआर, नाउ यू नीड टू बाय अ न्यू बुक। हमें सिर्फ एग्जाम किट चाहिए नई 2025-26 वाली। पुरानी बुक से काम नहीं चलेगा, बाकी सारे पेपर्स पुरानी बुक से पढ़ सकते हैं, चलेगा। बिकॉज यहां पे एक चेंज आया है IFRS 18 का, उसने P&L के फॉर्मेट्स को चेंज कर दिया है। तो पुरानी बुक्स में पुराने फॉर्मेट से आंसर दिए हुए होंगे, लेकिन नई बुक हमें चाहिएगी सो दैट वी रेफर टू द आंसर्स इन द करेक्ट एंड न्यू फॉर्मेट। सो 25-26 वाली आपको बुक चाहिएगी। सिर्फ कैप्लिन की एग्जाम किट आपको खरीदनी है, कुछ 1500 रुपए के आसपास की आनी चाहिए ई बुक। कैप्लिन की एग्जाम किट हार्ड कॉपी चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। यू कैन रीच आउट टू एड्यूयूश टू बाय द बुक। इनके पास पहुंचो, डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आप उनसे कैप्लिन की ई बुक खरीद लो, आप चाहो तो हार्ड बुक भी खरीदो। हार्ड कॉपी वैसे बेटर रहती है, क्योंकि पहला पेपर होता है तो थोड़ा टिक मार्क करने में आसानी होती है कि ये क्वेश्चन मैंने कर लिया, ये कर लिया, इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, और उसको स्टिकी नोट लगा के हाईलाइट कर लो कि इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, कैलेंडर किस तरह से बना है, किसी को कोई दिक्कत है इसमें, अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। एनी प्रॉब्लम विद द कैलेंडर? ऑल सेट? यस मैम। ठीक है। अच्छा, अब कैलेंडर में मैंने सिर्फ सेक्शन सी के वो वाले टेस्ट्स डाले हैं जो मैं चेक करूंगी, बाकी सारे ऑटोमेटिक चेक होने वाले टेस्ट्स हैं। उनके बारे में डिटेल हम अभी आगे देखेंगे। फिलहाल हम चलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग लैडर पे कि मैम प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होंगी। सो हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग लैडर है वो दो तरीके से चलता है। फर्स्ट लेवल है व्हाट्सएप सपोर्ट, एंड हमने जब इसको इंट्रोड्यूस किया था तो मैं बहुत डाउट में थी कि पता नहीं ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, बट टू माय सरप्राइज दिस इज रियली अ बिग सक्सेस मॉडल फॉर अस। व्हाट्सएप पे एक ग्रुप मेंटर होगा, आपको उस ग्रुप मेंटर से मिलवाया जाएगा कल ओरिएंटेशन होने के बाद। कल ये ग्रुप मेंटर को मैं टैग करूंगी, आपको इंट्रोड्यूस करूंगी, वो कहां वर्किंग है वो भी आपको बता दूंगी। ये ग्रुप मेंटर आपकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो व्हाट्सएप पे डाली जा सकती है उनको एड्रेस कर देगा। अब ये छोटी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? हमने एक चैलेंज देखा इसमें कि कई बार बच्चे पूरा बड़ा क्वेश्चन डाल के, फोटो डाल के ग्रुप पे ये पूछते हैं, प्लीज एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। अब बच्चों ये बात आपको समझनी है कि एक बहुत लंबा क्वेश्चन जिसको मुझे करने में 1 घंटा या आपको क्लास में 1 घंटा लगेगा कराने में, उसको पूरा व्हाट्सएप मैसेजेस पे नहीं बताया जा सकता। सो इसको पूछने का तरीका क्या है? आप उस क्वेश्चन में से कुछ तो कर पाए होंगे। कौन से नंबर्स नहीं कर पाए? सॉल्यूशन की पिक लो, उस नंबर पे गोला लगाओ और व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ लो। दैट मीन्स नाउ द मेंटर नोज कि उसको एक अमाउंट बताना है कि ये अमाउंट कैसे आया, इंस्टेड ऑफ कि पूरा क्वेश्चन। पूरा क्वेश्चन जो 1.5-2 घंटे में होगा वो व्हाट्सएप मैसेजेस पे नहीं बताया जा सकता। सो यू हैव टू बी स्पेसिफिक विद व्हाट यू आर आस्किंग। दूसरा, ये व्हाट यू आर आस्किंग की आदत वैसे भी ठीक करनी है, इसका फायदा तुम्हें ऑफिस में भी मिलेगा। लेट्स सपोज एक प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, मीटिंग हुई, आपका एक टीम का व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, यू कैन नॉट आस्क योर सीनियर मैनेजर कि पूरे प्रोजेक्ट को बता देना कैसे करना है। आप एक स्पेसिफिक चीज पूछोगे ना कि मैं इस डिपार्टमेंट में जा रहा हूं, इसमें ना ये लेटर कैसे रिलीज कराऊं। नो, दिस इज अ स्पेसिफिक क्वेश्चन। मैं ये अमाउंट ऑडिट में कैसे चेक करूं, दैट्स अ स्पेसिफिक क्वेश्चन।
सो हमें ये भी आदत डालनी है कि क्वेश्चन स्पेसिफिकली और क्लियरली कैसे पूछते हैं। यही धीरे धीरे जो तैयारियां होंगी ये आगे लाइफ के लिए प्रिपेयर करेंगी। यू कैन नॉट गो टू योर सीनियर मैनेजर और पार्टनर एंड आस्क कि सर बताओ ये पूरी ऑडिट में क्या करना है, पूरी ऑडिट में क्या करना है। हाँ, आप ये पूछ सकते हो कि सर ये इस कंपनी में ना ये वाला एक जो पार्ट है, कैन यू प्लीज इलेबोरेट कि इसको कैसे हैंडल करें। वही चीज हमें यहां से डेवलप करनी चालू करनी है। पूरे लंबे क्वेश्चन में किस जगह फंस गए हो उसकी फोटो लो, उस पे गोला लगाओ एंड पुट इट फॉर दी व्हाट्सएप ग्रुप मेंटर कि ये कैसे आया, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। सिंपल, ही विल एक्सप्लेन। वो मैसेजेस पे भी कर सकते हैं, वॉइस नोट पे भी कर सकते हैं, आपको कॉल भी कर सकते हैं, आपको जैसे भी समझ में आएगा। नाउ स्टिल देयर विल बी सम प्रॉब्लम्स जिनके लिए स्क्रीन शेयरिंग चाहिए। उसके लिए जो सेकेंड लेवल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग है दैट कम्स टू लाइव सेशंस। यानी अगर कोई चीज व्हाट्सएप से भी नहीं डील हो रही है तो आप लाइव सेशन में आएंगे, उसको सॉल्व करवाएंगे। अगर वो लाइव मेंटर से भी नहीं सॉल्व हुई, लाइव सेशन लेने वाले मेंटर्स 7-7 8-8 साल के एक्सपीरियंस वाले एसीसीए मेंबर्स हैं। सो दे आर नॉट फ्रेशर्स, दे आर एक्सपीरियंस फैकल्टीज जिनको 7-7 8-8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है एंड देयर एसीसी मेंबर्स ऑल्सो। अगर उनसे भी लगा कि नहीं मैम नहीं क्लियर हुआ, तो तीसरे लेवल पे मैं बैठी हूं। आई एम हियर टू सॉल्व योर डाउट्स। लेकिन आज तक के पिछले 5 क्वार्टर के बैचेस में मेरे तक प्रॉब्लम पहुंची नहीं है आज तक। सो दिस हैज बिकम फुली सक्सेसफुल कि बच्चों को पहले तो व्हाट्सएप से ही 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है एंड स्टिल इफ समथिंग रिमेन्स तो लाइव प्रॉब्लम सेशन में वो सॉल्व हो जाती है। फिर भी नहीं हो तो मैं बैठी हूँ, आई विल डू दैट। सो यू नीड टू एस्केलेट इट टू मी कि मैम ये वाली चीज मैंने दोनों लेवल्स पे चेक कर ली, मुझे अभी भी क्लियर नहीं हो रही है, फिर वो मैं करूंगी। ठीक है, दिस इज हाउ आवर सिस्टम वर्क्स। एनी कंफ्यूजन विद दिस? इसमें कोई डाउट है बताओ। अच्छा, आप जब प्रॉब्लम्स लाइव सेशन के लिए पूछोगे उससे पहले हम एक फॉर्म सर्कुलेट करेंगे, गूगल फॉर्म, आपसे पूछने के लिए कि भाई आपको किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है। आई टेल यू द रीजन हम वो क्यों पूछते हैं। जो ट्रेनर लाइव सेशन के लिए आता है, हमने स्टार्टिंग में ये सिस्टम नहीं फॉलो किया था कि पहले आप अपनी प्रॉब्लम सबमिट करेंगे। पहले प्रॉब्लम्स बच्चे नहीं सबमिट करते थे। अब ऐसा होता था कि एक बच्चे ने ज्वाइन किया, टीचर से प्रॉब्लम पूछी कि सर क्वेश्चन नंबर 102, धीरे 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 टीचर वहां पे रीड कर रहा है, तब तक सारी क्लास बैठी है। फिर ये बच्चा तो एग्जिट कर जाता है अपनी प्रॉब्लम पूछ के, एक और बच्चा क्लास ज्वाइन करता है, वो भी 102 क्वेश्चन नंबर पूछता है। इससे उस बच्चे का मिस हो गया। तो जब पहले आप लोगों की प्रॉब्लम्स हमारे पास आ जाएंगी, मेनी अ टाइम्स वी हैव सीन दैट वन क्वेश्चन इज द प्रॉब्लम ऑफ मेनी स्टूडेंट्स। फिर वो हम सर्कुलेट कर देंगे ग्रुप पे कि ये वाली प्रॉब्लम सबमिट हुई है और ये डिस्कस होने वाली है प्रॉब्लम क्लास में। आपको अगर उन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं है तो आप क्लास ज्वाइन मत करो, पढ़ो उस टाइम पे। इसलिए हमने ये सिस्टम रखा ताकि हम ये आइडेंटिफाई पहले कर पाए कि बच्चों की क्या कोई कॉमन प्रॉब्लम है और बच्चा अपने आप फिर उस हिसाब से टाइम से उसको करे। वरना ऐसा होता है कि एक वही क्वेश्चन डिस्कस हुआ एंड सडनली नाउ द नेक्स्ट स्टूडेंट इज आस्किंग द सेम क्वेश्चन। ठीक है, सो इसलिए हम उसको लाइव सेशन से पहले एक गूगल फॉर्म रखेंगे, आप उसमें अपनी प्रॉब्लम सबमिट कर देंगे, वो आपकी लाइव क्लास में डिस्कस हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम सेशंस के बाद में अब आता है सिस्टम इवैल्यूएटिव टेस्ट और हमें कितना टाइम लगेगा इनको चेक करने में। सिस्टम इवैल्यूएटिव टेस्ट आपको पूरे फोल्डर पे दिखेंगे एसई के नाम से। एसई उसका मतलब है सिस्टम इवैल्यूएटिव, एसई। आपसे अपने आप क्लास फोल्डर पे जो टेस्ट है वो कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, आप उनका जवाब देते जाइए, वो आपको आंसर इवैल्यूएट अपने आप करके दे देगा। दिस इज अ सिस्टम इवैल्यूएटिव टेस्ट। अब सिस्टम इवैल्यूएटिव टेस्ट्स मैंने डेट शीट से हटा दिए, कैलेंडर से हटा दिए, क्योंकि कई बच्चों का मैंने देखा है वो मेरे से तेज स्पीड पे चलते हैं, कैलेंडर से तेज स्पीड पे चलते हैं। अगर उनको पहले प्रैक्टिस करने हैं ये वाले टेस्ट, वो पहले प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब कोई बच्चे लेट हो गए तो सिस्टम इवैल्यूएटिव टेस्ट एक डेट पे पहले ओपन हुआ करता था, अब वो आपके हिसाब से ओपन रहेगा। अगर आप 10 दिन बाद ज्वाइन कर रहे हैं, यू कैन ऑल्सो डू दोज टेस्ट, क्योंकि वो आपकी इच्छा पे है, लेकिन वो एक बार ही ओपन होगा, ये ध्यान रखना। द मोमेंट यू ओपन इट कि मैम मैंने तो सिर्फ देखने के लिए ओपन किया था, उसके बाद में वो वापस ओपन नहीं होगा। क्योंकि जब आपने एक बार देख लिया उस टेस्ट को, फिर वापस खोल के उसको सॉल्व करने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि आपने क्वेश्चन देख लिए हैं। इसलिए वो वन टाइम ओपन के टेस्ट है।
उसको बिल्कुल मत खोलना जब तक वो पोर्शन आपका तैयार ना हो। मैंने हर सिस्टम इवैल्यूएटिव टेस्ट के आगे उसके चैप्टर नंबर्स लिख रखे हैं। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि जब ये वाले चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो मुझे ये टेस्ट खोलना है। उसकी एक पिक्चर वो भी मैं आप हर ग्रुप पे डाल दूंगी कि ये रहे आपके सिस्टम इवैल्यूएटिव टेस्ट, ये वाले चैप्टर्स कंप्लीट हो तो ये वाला टेस्ट खोल के कर लेना। उससे पहले इन टेस्ट को मत खोलना, क्योंकि वो क्वेश्चन जब आपने देख लिए हैं तो फिर क्लियरली वो एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट ऑफ टेस्ट नहीं होगा। हम बीपीपी के क्वेश्चंस नहीं करते, दैट इज अनदर थिंग। बीपीपी के कॉन्सेप्ट से मुझे जो जो भी क्वेश्चंस अच्छे लगे वो मैंने निकाल के अपने टेस्ट में डाल दिए। आपको बीपीपी नहीं करनी है, कैप्लिन करनी है या फिर एसीसी स्टडी हब करना है। बेटर है कि आप कैप्लिन करो, क्योंकि एक साथ एक जगह सब कुछ मिल जाएगा। स्टडी हब में चीजें स्कैटर्ड है थोड़ी सी, भले ही वो कंटेंट बहुत अच्छा है लेकिन वो थोड़ा सा स्कैटर्ड है। सेक्शन ए कहीं मिलेगा, सेक्शन बी कहीं मिलेगा, सेक्शन सी वो एक अलग ही जगह मिलेगा। तो पूरी बुक एग्जाम किट के रूप में आपके साथ आ जाती है। डू स्टडी फ्रॉम इट, इधर उधर ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। नाउ कमिंग टू द टाइम टेकन फॉर इवेल्युएटिंग टेस्ट्स। 6 days इज द टाइम जो मैक्सिमम टाइम है। कम से कम आपको 3 दिन में भी मिल जाएंगे, कम से कम आपको 4 दिन में भी मिल जाएंगे, लेकिन 6 दिन से ऊपर टाइम एक्सीड नहीं होगा। रीजन बीइंग, नाउ वी प्रमोट अ लॉट स्टूडेंट्स को कि टेस्ट दो टेस्ट दो। सो इन एवरी पेपर देर आर 25 to 30 स्टूडेंट्स जो टेस्ट देते हैं। उनकी चेकिंग तसल्ली से हम करते हैं। चेकिंग भी 2 फेजेस में होती है। पहले देर इज अ टीम ऑफ इवेल्युएटर्स हु डू इट, उसके बाद में उन्हीं को ही मैं चेक करती हूँ। सो सेकेंड फेज पे मेरे पास आते हैं, लेकिन ट्रिपल ए और एसबीआर सिर्फ मैं ही चेक करती हूँ। देर इज नो फर्स्ट लेवल विच चेक्स एसबीएल एंड एसबीआर एंड ट्रिपल ए। इवन मोस्ट ऑफ द टाइम्स एसबीएल और एपीएम भी मैं ही चेक करती हूँ। मुझे थोड़ा सा वो तसल्ली नहीं होती कि मुझे एक एक वर्ड देखना ही है। लेकिन स्किल लेवल के पेपर्स में ऑडिट को छोड़ के बाकी पेपर्स फर्स्ट लेवल पे ट्रेनर्स चेक करते हैं, उसके बाद में मैं चेक करती हूं। तो ये 2 लेवल पे चेकिंग होती है, बिकॉज ऑफ विच वी नीड मोर टाइम। उसके अलावा आपको हर गलती पे कमेंट्स मिलते हैं, वो मैंने अपनी बैच लॉन्च वीडियो में भी दिखाया था। हर पैराग्राफ पे आपको कमेंट्स मिलेंगे कि इस पैराग्राफ में आपने क्या गलती करी, और अगर ये सब सही था तो मेरा टिक मार्क दिखेगा उसमें कि इसका मतलब इसमें सब सही है। उसके अलावा आप हर बार हर पेपर में देखेंगे अगर नंबर कटे हैं तो उसका कोई कमेंट जरूर दिखेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि या तो नंबर फुल आ जाएंगे, मेरे हाथ से तो फुल नंबर वैसे ही नहीं मिलेंगे, और जहां कटेंगे वहां आपको रीजन जरूर दिखेगा। सो यू हैव टू सी दोज रीजंस, दैट्स द आइडिया। एंड टू डू द टेस्ट चेकिंग प्रॉपरली वी टेक 6 days ऑफ टाइम विच इज मैक्सिमम टाइम। हम उससे अंदर में भी करने की इस बार पूरे के पूरे मूड में बैठे हैं, क्योंकि इस बार कैलेंडर कुछ अलग तरीके का बनाया है। ठीक है, अब आते हैं रिवीजन सेशंस पे। एफआर, एफएम और पीएम, इनके तो रिवीजन सेशंस हैं। हाउ टू यूज देम? रिवीजन का तो मतलब ये होता है कि कोर्स कंप्लीट करेंगे और फिर इनको देखेंगे। नो no. आपको रिवीजन सेशंस देखने हैं वंस यू कंप्लीट दैट पोर्शन। अगर आपने लेट सपोज एफएम में इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कर दिया, खत्म हो गया, अब आप आ जाते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे और आपको लग रहा है कि यार मैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल भूल चुका हूं, कुछ भी याद नहीं आ रहा उसमें क्या था। यू हैव टू इमीडिएटली गो टू दिस रिवीजन सेशन, watch it and revise back your portion which you have completed. Same applies to PM. चैप्टर नंबर 4, 5, 6 हो गया, जैसे ही आगे वाला पोर्शन करने आए ये 4, 5, 6 दिमाग से हवा, तो हमें एंड तक रिवीजन नहीं रखना है। रिवीजन सेशंस को बीच बीच में वॉच करते रहना है जब भी आपको लगे कि मुझे पिछले चैप्टर्स याद नहीं आ रहे हैं। सेम अप्लाइज टू दिस केस। कंसोलिडेशन कंप्लीट कर लिया, अब याद नहीं आ रहा कि कंसोलिडेशन में था क्या, रिवीजन सेशन खोलो, 1 घंटे में पूरा कंसोलिडेशन आपको ब्रशअप हो जाएगा। ये आपको टाइम एंड अगेन करना है, डू नॉट वेट फॉर इट टिल द एंड। टिल एंड पे क्या होगा वो एक अलग चीज है, वो मैं अभी आती हूँ अनाउंसमेंट्स में, न्यू अनाउंसमेंट्स में। लेकिन इन रिवीजन सेशंस को आपको बीच में यूज करते चलना है द मोमेंट यू फील कि आप कोई चीज भूल रहे हैं। अब ऑडिट का रिवीजन इसमें नहीं है। ऑडिट का रिवीजन आता है न्यू अनाउंसमेंट्स में। सो वी हैव 2 न्यू अनाउंसमेंट्स फॉर दिस बैच, पर्टिकुलरली इस चीज को सुनना ध्यान से। सबसे पहला अनाउंसमेंट है, इस बार एए के लिए रिवीजन प्लान्ड है और वो होगा।
सो दिस इज एन अनाउंसमेंट फ्रॉम माय साइड कि ए को इस बार रिवीजन मिलेगा, बट दिस रिवीजन विल गेट अपलोडेड अप्रोक्सीमेटली बाय 20th ऑफ अक्टूबर, क्योंकि ए में चैप्टर वाइज रिवीजन नहीं बन सकता, ये आपस में जुड़े हुए चैप्टर्स हैं, तो ग्रुप ऑफ चैप्टर्स का रिवीजन बनेगा। तब तक आप आराम से पढ़ते रहिए। 20th अक्टूबर से आपके पास रिवीजन सेशंस आने लग जाएंगे ऑडिट पेपर के भी। दूसरा, बाकी सारे बैचेस के लिए आपके कैलेंडर में आपने ध्यान दिया होगा, एक ब्लू कलर का बॉक्स बना हुआ है रिवीजन फेज का। इसका प्रॉपर रिवीजन शेड्यूल दिया जाएगा इस बार। कैसा शेड्यूल? कि आपको डे 1 पे क्या करने हैं, डे 2 पे आपको कौन से क्वेश्चंस करने हैं, डे 3 पे आपको कौन से क्वेश्चंस करने हैं, डे 4 पे कौन से क्वेश्चंस और कौन से कॉन्सेप्ट्स करने हैं। ये पूरा शेड्यूल इस बार आपको दिया जाएगा रिवीजन फेज के नाम से, जो डब्बा कैलेंडर में बना हुआ है उसके लिए। सो दीज आर दी टू न्यू इंट्रोडक्शंस वी हैव डन, क्योंकि यहां पे बच्चों को मुझे लगता है कि टाइम पे कोर्स कंप्लीट हुआ है पिछले 3 क्वार्टर में स्टूडेंट्स का। हाँ, 10% बच्चे ऐसे थे जो प्रोक्रेस्टिनेट करते रहे और एंड में जाके फिर हाथ पैर फूल गए। उनके लिए भी ये जो शेड्यूल होगा ये बहुत काम का होगा, लेकिन ये ज्यादा फ्रूटफुल होगा जब आप तरीके से रूटीन में पढ़ेंगे। तो फेल होने का तो मतलब ही नहीं बनेगा। अगर डे 1 से कैलेंडर फॉलो करते रहे, मतलब ही नहीं बनता कि आप उसमें किसी भी कारण से रह जाएं। हाँ, बीमार हो गए, ब्लैंक हो गए, वो बातें अलग है। अब एक और चीज मैं कैलेंडर के टाइम डिस्कस करते करते मिस कर गई। कैलेंडर में लेट सपोज आपने एक टारगेट मिस कर दिया, तो किसी ने लेट ज्वाइन किया, तो ऐसे केस में यू हैव टू डबल अप योर स्पीड एंड रीच टू द नेक्स्ट टारगेट। जैसे यहां पे आपने ज्वाइन किए क्लासेस 29 सितंबर से, तो ये तो निकल गया टारगेट, 5-6 चैप्टर तो अब नहीं हो सकते। तो क्या करेंगे फिर आप? चैप्टर नंबर 4 वाला जो टारगेट है, इसके साथ डबल मेहनत करके चैप्टर 5 और 6 पुराना वाला साथ में कंप्लीट करेंगे। यानी लेट ज्वाइन करने से नुकसान ये होगा कि प्रेशर पड़ेगा। और वैसे भी सीधी सी बात है यार, जो इंसान 15 तारीख से पढ़ना चालू करेगा वो धीरे धीरे आराम से पढ़ लेगा। जो जितना लेट करेगा उसकी उतनी ही एफर्ट साइकिल डबल हो जाएगी। तो अगर आप लेट ज्वाइन करेंगे तो ये वाले डब्बे को, येलो वाले डब्बे को ग्रे डब्बे के साथ ही कंप्लीट करना पड़ेगा। इसलिए कैलेंडर को कोशिश करना कि यू फॉलो इट। 100% नहीं कर पाओगे, 80% भी अगर फॉलो कर गए तो भी नैया पार हो जाएगी, तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन 70-80% टारगेट को फॉलो करने की कोशिश करना। सो दैट्स द टू न्यू अनाउंसमेंट्स। वन, लॉन्चिंग डबल ए का रिवीजन। नंबर 2, रिवीजन शेड्यूल फॉर ऑल द स्किल लेवल बैचेस। जो लास्ट के उनको जो डब्बा दिख रहा है रिवीजन वाला, उसमें एक एक दिन का आपको रिवीजन शेड्यूल दिख जाएगा कि इस रिवीजन में आपको ये करना है, इसमें ये करना है। उसमें भी मैं सेग्रीगेट कर दूंगी, मस्ट डू, सेकंड में ऑप्शनल टू डू। तो मस्ट डू उनके लिए है जो जॉब करते हैं, और ऑप्शनल टू डू वो वाले क्वेश्चंस होंगे अगर आप जॉब नहीं करते हैं और इनको कर सकते हैं तो इनको जरूर करिएगा। सो वो दोनों कैटेगरी में आपको पूरा का पूरा आपका रिवीजन प्लान मिल जाएगा। दैट्स द न्यू अनाउंसमेंट फॉर दिसंबर 2025 बैच। ठीक है, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, बताओ। ऑल क्लियर? दैट मीन्स ऑल क्लियर। अब आते हैं यूजिंग एआई इन योर स्टडीज। अब कई ऑफिसेज में भी अलाउ कर दिया गया है कि भाई आप कई चीजों के लिए यू कैन यूज चैट जीपीटी और ग्रॉक। पिछले क्वार्टर कुछ बच्चों ने क्या किया, अपना आंसर लिखा और चैट जीपीटी को सबमिट करा, इवेल्युएट दिस आंसर। अब सुनो, यही अटेम्प्ट मैंने भी करने की कोशिश की कि क्या एआई मेरे को इवेल्युएशन में हेल्प कर सकता है, क्योंकि वो मेरे लिए बड़ा पेन पॉइंट बना हुआ है। मैं 15-15 घंटे, इस बार तो सुबह के 4 बजे सोई हूं मैं, पूरी रात काम करके, एंड द पेपर्स वर सिंपली नॉट मैनेजेबल। मैंने एआई यूज करने की कोशिश की तो पता चला और पूरा कॉन्फिडेंस आया, एआई कैन नॉट रिप्लेस ह्यूमन इंटेलिजेंस। क्या गड़बड़ी करी एआई ने? एक सजेस्टेड आंसर जो एआई को दे दिया, चैट जीपीटी को दे दिया, उसने उसके बेसिस पे इवैल्यूएशन तो कर दिया, लेकिन वो इवैल्यूएशन एसीसीए एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट नहीं था। कैसे? एसीसीए में आपके मार्क्स हर नीचे लेवल तक नहीं कटते।
चैट जीपीटी ने वो नंबर काट लिए, उन नंबर्स को गलत बता दिया जो एसीसीए गलत नहीं बताता। कैसे? आप जब ट्रेडिंग पी&एल बनाते हैं, अगर ग्रॉस प्रॉफिट गलत है तो नेट प्रॉफिट गलत आएगा, नेट प्रॉफिट गलत है तो बैलेंस शीट का टोटल गलत आएगा। लेकिन एसीसीए बोलता है हम सिर्फ एक ही जगह नंबर्स डिडक्ट करेंगे, मार्क्स डिडक्शन सिर्फ जीपी पे होगा, ग्रॉस प्रॉफिट पे होगा, नीचे नहीं होगा। लेकिन चैट जीपीटी ने नीचे वाले सब नंबर्स को गलत 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 बता दिया। फेल हो गया आइडिया इसके इवैल्यूएशन का। अब मैंने ट्राई किया कि क्या थ्योरी को ये हैंडल कर सकता है, उसमें ये सिर्फ 50% ही काम कर पाया, 50% गड़बड़ियां रही। चैट जीपीटी गेज नहीं कर पाया कि आपने जो चीज लिखी वो गलत क्यों है। उसने ये तो गेज किया कि ये गलत है क्योंकि सजेस्टेड आंसर सबमिट किया था, लेकिन वो ये गेज नहीं कर पाया ये गलत क्यों है। उसने जवाब दिया कि ये आंसर से मैच नहीं करता इसलिए गलत है। आपने अगर कोई भी पॉइंट्स दिए जो आंसर में नहीं है, चैट जीपीटी उस पर इवैल्यूएशन देगा ही नहीं। दिस इज वेयर एआई में नॉट बी एबल टू हेल्प यू। तो टेस्ट इवैल्यूएशन में तो मैं फेल हो गई, चैट जीपीटी ने मेरी कोई मदद नहीं करी। लेकिन एक चीज में चैट जीपीटी ने मेरी मदद करी, दैट वाज समराइजिंग द आंसर्स। बहुत लंबा आंसर था एक, उसको मैंने समराइज करने को दिया चैट जीपीटी को कि इसको मुझे मेन पॉइंट्स बना के दे। मैंने कम से कम 100 आर्टिकल्स उसमें डाल के उससे समराइज कराए। मुश्किल से 10% गलती करता है वो, थोड़ी बहुत इधर उधर, जो मैंने चेक करके भी देखा कि हाँ ये तो 10% के आसपास गलती का रेट इसका है। लेकिन 90% कंटेंट ठीक था, यानी समराइजेशन ठीक थी। नाउ हाउ विल यू यूज दिस समराइजेशन इन योर स्टडीज? एफआर में इंटरप्रिटेशन का चैप्टर आएगा जिसमें लंबे लंबे पैराग्राफ्स होंगे, एग्जामिनर का आंसर बड़ा लंबा होगा। उसको समझने के लिए यू कैन यूज चैट जीपीटी कि आप इस पूरे पैराग्राफ का मुझे समराइजेशन करके दे दो। नाउ दो समराइजेशन वाले पॉइंट्स यू नीड टू सी कि आपने अपने आंसर में लिखे कि नहीं लिखे। कंप्लीट काम चैट जीपीटी को मत दो कि तुम ही इवेल्युएट करके दो। उसको नहीं पता कि एसीसीए इररिलेवेंट लिखने पे नंबर काट लेता है। उसको नहीं पता कि आपने जो लिखा है वो सही है कि गलत है। वो तो ये बोलेगा कि आपके आंसर में ये नहीं था इसलिए मैं इसको नहीं बता सकता ये सही है कि नहीं है। और अगर वो बता भी देगा तो भी श्योर नहीं है कि वो किस बेसिस पे बता रहा है। यू हैव टू कंसिडर कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक लिमिट तक ही आपको हेल्प कर पाएगी। अगर पूरा का पूरा यूज कर लेता तो अभी तक एसीसीए ने एक ऐप बना लिया होता, एक चैटबॉट बना लिया होता जो पेपर इवेल्युएट करता और 10 दिन के अंदर अंदर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है बिकॉज इट कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन इवेल्युएशन। दूसरा, एसीसीए का फोकस होता है कि आपको यूजर के पर्सपेक्टिव से इंफॉर्मेशन देनी है। वो चैट जीपीटी नहीं समझता कि यूजर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। वो कई बार ऐसी लैंग्वेज यूज करता है जो यूजर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती, रेलेवेंट नहीं होगी, अंडरस्टैंडेबल नहीं होगी। एसीसी इस चीज पे नंबर काट लेता है कि आपने बहुत ज्यादा कंटेंट लिखा है। चैट जीपीटी नहीं समझ पाएगा कि ज्यादा कंटेंट क्या है और कम कंटेंट क्या है। चैट जीपीटी स्पेलिंग मिस्टेक्स पे भी पॉइंट आउट करता है विच एसीसी डजंट डू मच। तो बहुत सारी चीजों में आप उसको फिट मत करिए, लेकिन कहां फिट करिए? समराइजेशन में, बुलेट पॉइंट्स बनाने में। तो वहां पे मैंने देखा है कि ये बहुत हेल्पफुल रहा। इवन व्हेन आई यूज्ड इट, बहुत लंबे लंबे, मैंने अभी ट्रिपल ए लेटेस्ट में रिकॉर्ड किया है, मैंने उसके जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स थे उनको ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स वाली वेबसाइट से भी उठा के पढ़ा है। वो इतने लंबे लंबे डॉक्यूमेंट थे एट मेनी प्लेसेस, आई समराइज्ड देम यूजिंग चैट जीपीटी, चेक देम कि कोई इंपॉर्टेंट चीज तो मिस नहीं हो गई है, और उसके बेसिस पे कंटेंट डेवलप किया है। वहीं पे मैं कह रही हूं कि हंड्रेड्स ऑफ आर्टिकल्स आई हैव गॉट समराइज्ड। तो मेरा टाइम ऐसे बच गया कि मैंने वहां पैराग्राफ को फटाफट ओवरलुक किया और इधर इसके बुलेट पॉइंट को चेक किया कि हाँ ये यही कह रहा है। वहां पे पता चला कि 10% मामलों में गलती कर रहा है। ये जो बुलेट कह रहा है और जो आईएफआरएस, ये आईए स्टैंडर्ड बोल रहा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बोल रहा है, ये अलग बातें बोल रहा है। तो आपको सिर्फ समराइजेशन के लिए इसको काम में लेना है। एफएम वाले जहां पे भी थ्योरी दिखती है, पिक दैट पैराग्राफ, सबमिट इट टू चैट जीपीटी, आस्क हिम टू क्रिएट अ समरी ऑफ इट, वो भी बुलेट पॉइंट्स में। जब चैट जीपीटी नहीं भी था, मेरे पी लेवल पेपर्स में जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए वो मैंने बुलेट्स में ही किए थे।
दैट मेक्स थिंग्स इजी टू अंडरस्टैंड। मेरे नोट्स भी आप अगर देखेंगे वो आपको बुलेट्स में और स्मॉल वर्ड्स में दिखेंगे जो चैट जीपीटी अब क्रिएट करके देता है। मतलब आपको नोट्स में सिर्फ इतना सा लिखा दिखेगा, लेट सपोज एफआर है तो किसी भी असेट पे डेप्रिसिएशन लगाना है, मेथड्स यूज्ड सबसे पहला एसएलएम, दूसरा डब्ल्यूडीवी मेथड, यही करता है चैट जीपीटी। सो द इंटेंट बिहाइंड इज, चाहे वो पीएम हो, पीएम में चैप्टर नंबर 13 14 15 थियोरेटिकल आएंगे, उठाओ उस पैराग्राफ को, चैट जीपीटी को सबमिट करो, बोलो इसका मुझे शॉर्ट समरी या फिर मुझे इसके पॉइंटर्स बना के दे दे, और खुद ने जो तुमने आंसर लिखा है उसमें से चेक करो कि क्या ये पॉइंटर्स आपके आंसर में कवर हुए। अगर नहीं हुए, नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? नेक्स्ट स्टेप पूछो व्हाई, ये वाली बुलेट जो आपके आंसर में नहीं है, पूछो व्हाई दिस इज एसेंशियल टू बी इंक्लूडेड इन द आंसर। पूछो चैट जीपीटी से, वो बताएगा। लेकिन उसको पूरा काम करने मत दो कि ये आंसर है, ये मेरा आंसर है, इवेल्युएट कर दो, वो गलत कर रहा है ये सब। गो स्टेप बाय स्टेप इन यूजिंग एआई। आपने कोई पॉइंट नहीं लिखा, एग्जामिनर ने लिखा है, पूछो कि ये रेलेवेंट क्यों है। आप ये भी पूछ सकते हो, मैंने ये पॉइंट दिया है, डज इट नॉट गो विद द केस? व्हाई डज इट नॉट गो विद द केस? हाँ, वहां इसका आंसर कॉन्क्रीट नहीं आएगा कुछ तो, लेकिन आपको आइडिया लग जाएगा कि ये क्यों नहीं जाएगा। और बाकी जो 3 टेस्ट हो रहे हैं वो इंपॉर्टेंट इसलिए वहां पे मैं बता दूंगी कि ये इररिलेवेंट आइटम है, एग्जामिनर नंबर काट लेगा इसके, वो इररिलेवेंट पे नहीं हाईलाइट कर पाएगा। यूजर फ्रेंडली इंफॉर्मेशन दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो उस पर हाईलाइट नहीं कर पाएगा। आपकी प्रेजेंटेशन एसीसी के हिसाब से है कि नहीं है वो उस पर हाईलाइट नहीं कर पाएगा, वो मैं कर दूंगी। और ऑडिट वो तो पूरा का पूरा ही लिखने का है। जस्ट सबमिट 1 paragraph to ChatGPT, ask for a summary and look if those points are there in your answer. This is how you need to use AI in your पढ़ाई। Am I clear with this? बताओ, confirm करो। Using AI is clear? Yes or no? Okay. ठीक है। अब आते हैं एलएमएस पे। 2 प्रॉब्लम्स आती हैं कॉमनली, बहुत ऑफन नहीं है लेकिन 100 में से एक बार आ जाती हैं, और उसके लिए बच्चा कई बार ये सोचता है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। एक्सेसिंग टेस्ट वंस ओनली, ये तो मैंने आपको बता दिया कि टेस्ट बार बार नहीं खोलना कि मैम मैं तो देख रहा था कि टेस्ट में क्या है। आपने एक बार बेटा देख लिया ना, फिर उसको करते टाइम आपके बैक ऑफ द माइंड में वो क्वेश्चन रहेगा, कोई पॉइंट नहीं है फिर उसको करने का। इसलिए टेस्ट को आप तभी खोलेंगे जब आप प्रिपेयर्ड हो। बाकी मैनुअल इवेल्युएटिव वाले एक विंडो में ओपन होंगे, मैं अपने आप बताऊंगी आपको कि भाई इतने दिन से इतने दिन तक ये ओपन है, आप इसी में इस टेस्ट को करेंगे। लेकिन जो सिस्टम इवेल्युएटिव टेस्ट है उसको एक बार ही खोलना है। दूसरा, अगर क्लास बीच में अटक जाए तो ये 100 में से एक बार कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। एक क्लास चल रही है, 10 मिनट्स 10 सेकेंड्स पे जाके अटक जाती है, फिर आप वापस चलाते हो, फिर वो उसी पे अटक जाती है, यानी वो बार बार एक ही जगह पे स्टक हो रही है। तो क्या करें? तो समझना इस बात को, जब मैंने क्लास अपलोड करी होगी ना, उस टाइम पे कुछ मिली सेकेंड्स के लिए अगर इंटरनेट वीक हुआ होगा तो वो अपलोड करने में दिक्कत उस वाले मिली सेकेंड में दिखाएगा। तो मैं आज भी अगर क्लास को री अपलोड कर दूंगी तो किसी 1 मिली सेकेंड में अगर इंटरनेट वीक हुआ तो ये प्रॉब्लम उसमें भी आ सकती है। इसका सोल्यूशन क्या है? क्लास से बाहर निकलो, 10 मिनट्स 15 सेकेंड्स पे डायरेक्ट कर्सर लेके जाओ, अब क्लास चल पड़ेगी। 4-5 सेकंड आगे ले जाओ, अगर वो वाला मोमेंट निकल गया 2-3 सेकंड का, तो फिर आपकी क्लास चल जाएगी, क्योंकि उसी मिली सेकंड में जाके उस टाइम कभी इंटरनेट वीक रहा होगा जिससे क्लास वहीं पे जाके अटक गई। सो यू हैव टू कम आउट ऑफ द क्लास, 5 सेकंड आगे ले जाओ कर्सर को, सीधा वहां पे छोड़ो, वो क्लास चल पड़ेगी। ठीक है। और बाकी आपको टेस्ट्स नहीं खोलने हैं जब तक आप प्रिपेयर्ड नहीं हो। एक बार टेस्ट खुलने के बाद में वापस वो ओपन नहीं होगा। अब आपको कोई भी क्वेश्चन हो, अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क प्लीज। हेलो। हाँ जी, हाँ बच्चे बोलो। हाँ मैडम, बोल रहा था ये जो मतलब एसएससी का तो मेरा मतलब फर्स्ट अपीयरेंस होगा एग्जाम, तो हम्म। उसका पेपर मतलब कैसा होगा पैटर्न नॉर्मली? आशिम, ये पेपर पैटर्न आपको मिलेगा क्लास के फोल्डर में। हैव यू ओके। गॉट द क्लासेस आशिम? हाँ। कौन सा सब्जेक्ट लिया आपने? एफआर मैडम। तो एफआर में ऑल अबाउट एफआर नाम से फर्स्ट सेशन है, उसको देखो। उसमें मैंने प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे दिखाया भी है कि पेपर कैसा दिखता है। ओके। ठीक है, फर्स्ट सेशन ठीक विल है। आंसर दिस क्वेरी।
ठीक है। अच्छा, प्रभजोत इज आस्किंग कंप्यूटर बेस्ड मॉक टेस्ट प्रैक्टिस। बेटा हमारा एलएमएस आपका जो एग्जाम का प्लेटफॉर्म होता है ना, तकरीबन उससे मिलता जुलता है, तो मॉक्स आपके हमारे एलएमएस पे ही होंगे। ठीक है। उसके अलावा प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म मैंने दिखाया है एफआर की क्लास में, आप प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे जाके भी रियल एग्जाम सेटिंग की तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके प्रभजोत? ओके। वन Zoom मैम user के नाम से there is a child. He is asking, can you please tell different work profiles come under ACCA? ओके सो मैंने इसमें एक स्किल लेवल का जो बैच लॉन्च वीडियो डाला है, उसमें देखना बेटा, ACCA करियर्स का मैंने एक पेज डाला है, उसमें एक स्क्रीनशॉट दिखेगा ACCA करियर्स का, उस पे तुम्हें दिख जाएंगे कि कितनी वर्क प्रोफाइल्स में आप लोग काम करते हैं। ठीक है, गो टू माय यूट्यूब चैनल, वहां पे स्किल लेवल बैच लॉन्च की वीडियो खोलो, उसमें तुम्हें ACCA जॉब करियर का एक मेरे स्क्रीन पे चलता हुआ दिख जाएगा स्क्रीनशॉट। जो एक इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट काम करता है वो सारे काम ACCA करता है, एक्सेप्ट फॉर इंडियन कंपनीज का ऑडिटर बन के साइन ऑफ करना। ओके, पक्षिका इज आस्किंग स्टडी हब स्किप कर सकते हैं? पक्षिका, अगर आप कैप्लन की एग्जाम किट अच्छे से कर लेते हो तो स्टडी हब में वही दिया हुआ है जो बुक्स में है, या ये कह लो कि बुक्स में जो दिया हुआ है वो वहीं से ही दिया हुआ है। हेलो मैम। ठीक है। मैम हाय मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बताओ। मैम मेरे ना दो क्वेश्चंस हैं आपसे। हम्म। फर्स्टली कि आई मेरा ना एफआर इज द फर्स्ट पेपर। मैंने ओके। अभी अभी एसीसी एनरोल किया है एंड मुझे ना 8-9 इयर्स का एक्सपीरियंस हो गया है। सो मैं टेक्निकली एजुकेशन मतलब स्टडीज से काफ़ी दूर हो गया हूँ। मतलब आपको कंसिस्टेंटली बैठना और पढ़ना। इसलिए आपसे पूछना था हाउ टू स्ट्रैटेजाइज इट, मतलब मैं कैसे अप्रोच करूं एग्जाम को। एंड सेकेंडली बिकॉज मुझे 8-9 साल का एक्सपीरियंस है, तो ऑल दो आई एम अ बीकॉम स्टूडेंट, बीकॉम पढ़ चुका हूं मैं, बट आपके बेसिक्स कई बार थोड़े वो हो जाते हैं, मतलब अग्री, है ना। कमजोर होते हैं, अग्री। या सो मतलब वो मैं कैसे केटर करूं, ये दोनों क्वेश्चंस थे मेरे, अगर आप ओके मुझे। सिमर, दो चीजें हैं। हाँ जी। आई एग्री टू दिस पॉइंट कि पढ़ाई का जब फ्लो टूटता है ना तो वाकई दिक्कत आती है। मैंने सीए फाइनल किया था, तब मैंने 8 पेपर एक साथ दिए थे, दोनों ग्रुप्स एक साथ क्रैक किए थे, और वो भी मार्जिन पे नहीं, विद स्कोर ऑफ 483। 83 मार्क्स ऊपर थे मेरे टोटल एग्रीगेट। और अगर मैं आज की बात करूं ना, पिछले 2 साल से मैं एसीसी कंप्लीट नहीं कर पा रही हूं। मैं इट्स नॉट दैट आई एम फेलिंग, मैं पेपर अटेम्प्ट करने के लिए बैठ ही नहीं रही हूं। सो ये प्रॉब्लम मैं कंप्लीटली समझ सकती हूँ आप जो बोल रहे हो। जो गैप आता है ना, 3 घंटे पेपर देना बैठ के, दैट बिकम्स डिफिकल्ट। नाउ हाउ टू केटर टू इट, लेट मी कम टू योर प्रॉब्लम, उसके सोल्यूशन पे। सबसे पहली चीज, इफ इट इज योर फर्स्ट पेपर, डू नॉट रश टू गिव इट इन 1 क्वार्टर। ये 1 क्वार्टर में वो बच्चे दे रहे हैं जो पढ़ाई के टच में हैं, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या अभी अभी कंप्लीट किए, वो लगातार अभी पढ़ते हुए आए हैं। सो फर्स्ट एडवाइस फॉर यू वुड बी, गिव योर सेल्फ टाइम एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट पेपर। आप पहला पेपर दो मार्च 2026 में, यानी 6 महीने का टाइम लगा के। जहां ये दूसरे बच्चे रोज 2 घंटे पढ़ेंगे, आप रोज 1 घंटा ही पढ़ेंगे। अब अगर आपको लगेगा कि भाई मुझे मुझे कोई क्लास 11th का कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा है, वहां पे आपको जाके अपना स्पेसिफिक सवाल चैट जीपीटी से पूछना है। अगर क्लियर होता है तो ठीक है, वरना आपको कहीं ना कहीं उसमें बीच में हमसे मदद मांगनी पड़ेगी कि मैम मुझे ये चीज ध्यान नहीं आ रही, इसको मैं कहां से रेफर करूं। तो हम में आप ग्रुप पे जब मेरे को टैग करोगे, आई विल आंसर टू इट कि भाई ये पर्टिकुलर चीज आपको कहां से मिलेगी। लेकिन अपने आप को 6 महीने का टाइम दो। बिफोर द फ्लाइट रीचेस 36,000, लेट इट रन ऑन द रनवे। ठीक है, पहला पेपर जब निकल जाएगा उसके बाद में 3-3 महीने में हर क्वार्टर में पेपर दे देना, बट फर्स्ट पेपर को थोड़ा सा टाइम लगा के दो। ठीक ठीक है है। सिमर, गॉट हाँ, दैट? थैंक यू मैम, थैंक्स। हेलो मैम। हाँ जी, हाँ देवांश बताओ। हाँ जी मैम, मैं ना जैसे मैंने एफआ का एग्ज़ाम दिया तो मैंने कापलान की स्टडी टेक्स्ट सॉल्व कर ली। तो मैंने ना जब एसीसी स्टडी हब ट्राई करा फॉर 1 to 2 चैप्टर्स, तो उसमें क्वेश्चंस कुछ ऐसे लगे, मतलब बहुत अजीब से। ऐसे लगता था जो जो वो आंसर उसका होता था ना, आंसर होता था वैसे, तो ये आंसर कैसे आ गया। मतलब जैसे कंसेप्ट क्लियर है, कापलान का कापलान स्टडी टेक्स्ट भी कर लिया। तो देवांश, आप मतलब किस पेपर की बात कर रहे हो? एफआ। एफआर की? हाँ ठीक जी है, हाँ। आई उसमें ना टेल यू, कुछ क्वेश्चन थोड़ा ऐसे सा लगे। स्टडी हब में जो क्वेश्चंस है ना, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, वो 5 में से 2 थोड़े अजीब से होते हैं। मैं 5 में से रीजन 2 ही इज, बना। हाँ,
तो रीजन इसका सबसे बड़ा यही है, ACCA wants you to prepare for more tougher exam। तो उन क्वेश्चंस को आपको करना है समझने के हिसाब से कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, उनको समझो, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन कैरी मत करो कि पूरा पेपर ऐसा आएगा। उनको समझना अच्छा है, क्योंकि डिफिकल्ट चीज समझोगे तो अपने ब्रेन पे जोर लगा के इसी को ही काम पे लगा रहे हो। सो दैट्स अ गुड एक्टिविटी, बट डू नॉट गेट अफ्रेड कंसिडरिंग कि मेरा पूरा पेपर ऐसा आएगा। पूरे पेपर में 10 नंबर का पेपर ऐसा होता है जो बाउंस बैक हो जाएगा दिमाग से, लेकिन 90 तो अपने हाथ में है ना। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि ये तो एसीसी ने मतलब ये स्टडी हमें गलत है। नहीं मतलब नहीं नहीं जैसे नहीं, गलत गलत नहीं होगा। जैसे कापलान में जैसे था ना, मतलब कोई आंसर गलत होता था तो हम सॉल्यूशन देख लेते थे, अच्छे से पता लग जाता था कि ये हाँ एक्चुअली गलत था मेरा। हाँ तो हाँ, स्टडी हमें ऐसा लगता था ये कैसे, ये तो होना ही नहीं चाहिए था, कि कैसे, मतलब आंसर से भी नहीं समझ आता था मतलब हमें। वो थोड़ा सा ना एक ये होता है कि किस तरीके से बुक लिखी गई है। मुझे बीपीपी इसलिए थोड़ी सी स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं लगती, बिकॉज द वे दे गिव द सोल्यूशन वो बाउंस बैक हो जाता है बच्चे के दिमाग से। तो सोल्यूशन किस तरीके से दिया गया है, दैट ऑल्सो समटाइम्स शैटर्स योर कॉन्फिडेंस, बट ऑलवेज रिमेंबर 10 मार्क्स का पेपर ऐसा होगा जो दिमाग से ऊपर उड़ जाएगा, लेकिन 90 मार्क्स का अपने हाथ में होना चाहिए। तुम 90 की तैयारी अच्छे से करो, 80 मार्क्स कहीं नहीं रुके हुए। हमारे मतलब एफआर के स्टूडेंट्स को तुम देखोगे 80s में स्कोर आए हुए हैं उनके। एसबीआर का बच्चा 80s में स्कोर ला रहा है, ठीक है। सो घबराओ नहीं, हाँ जी हम मैम, तो एसीसीए कापलान कर जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया का हर क्वेश्चन सॉल्व कर जाएंगे, लेकिन हम 90% के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। मैम, और मतलब कापलान स्टडी टेस्ट के बाद एसीसी स्टडी हब करना इज अ गुड अप्रोच, मतलब एक अच्छी अप्रोच है, मतलब हाँ करें, क्यों अच्छी नहीं, बात है। कोई चीज अगर सीखने मिल रही है तो क्या दिक्कत है, ओके मैम, ठीक है। मैम और ना एक और सब्जेक्ट से रिलेटेड मेरा डाउट था, लॉ हम्म। से रिलेटेड। हम जैसे ना जो ग्लोबल लॉ का पेपर है, मैंने ट्राई करा उसको, मतलब तैयारी करना, तो मतलब बहुत बहुत टफ सा लग रहा था मैम। मैं मतलब आपकी तो क्लासेस है नहीं लॉ की। दिव्यांश उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, और अगर लग रहा है रिजल्ट आ गया, यू कुड नॉट क्लियर ये दैट। दिया ही नहीं पेपर मैम मैंने, मतलब तैयारी स्टार्ट करी थी। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। लॉ के बारे में मैं तुम्हें कुछ गाइड नहीं कर पाऊंगी दिव्यांश, पर एक बार करो पूरी तैयारी, अपन इस पे फोन पे बात करेंगे, ओके मैम, ठीक है। ओके ओके चलो, मैम। ओके। रिचा, रिचा आपने ऑडिट पहले दिया है और एफआर आप अब दोगे। रिचा, एक करेक्ट सीक्वेंस होता है, पहले आप एफआर करते हो फिर आप ऑडिट करते हो। आपने अगर ऑडिट क्लियर कर लिया है तो ठीक है, फिर एफआर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बेटा एलएमएस पे क्लासेस डाउनलोड नहीं हो सकती हैं, यहां तो हम क्लासेस की चोरी से दुखी हो रखे हैं, तो क्लास डाउनलोड करने के बाद में तो हमारे पास कुछ एक्सेस रहेगा ही नहीं किसी भी चीज का, ठीक है। सो क्लासेस डाउनलोड नहीं हो सकती हैं। व्हेन यू आर ट्रैवलिंग यू कैन रीड द नोट्स एंड यू कैन प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वही कर सकते हो, एक्सक्यूज मी मैम, ठीक है। हाँ चित्राशी बताओ। अगर हमने लाइक कैपलन की एग्जाम किट ले ली एंड द स्टडी हब वाली बुक ले ली, ठीक है, आपके नोट्स हैं, हमारे पास क्लासेस एंड ऑल है, तो हमें कोई जैसे स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, लाइक मैं एफएम के लिए वो किया है, तो अब मेरे को उसकी एसीसीए की कोई बुक आती है जो मेरे को लेनी जरूरी है? नहीं नहीं, सो क्या होता है, जैसे ही आप एसीसीए में रजिस्टर होते हो, एसीसीए स्टडी हब की एक्सेस आपको मिल जाएगी आपके एसीसीए अकाउंट के थ्रू, ठीक है। दैट इज वन, खरीदना नहीं अलग से, एसीसी रजिस्टर होते ही आप अपने अकाउंट में जाओगे, वहां आप देखोगे एसीसी स्टडी हब लिखा हुआ होगा, उस पर क्लिक करो, आप वहां पे सारे एसीसी स्टडी हब को एक्सेस कर सकते हो। दैट्स वन थिंग। नंबर टू, मेरे नोट्स में आपको सारे कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए दिख जाएंगे, तो खुद के नोट्स नहीं बनाने। दूसरा, अब रही क्वेश्चन प्रैक्टिस, हालांकि क्वेश्चंस भी आपको स्टडी हब में मिल जाते हैं, लेकिन वो बहुत स्कैटर्ड है, फिर आप उनके ऊपर कैसे लिखोगे कि आपको किस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आ रही है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ एग्जाम किट लेनी है, हार्ड कॉपी से पढ़ो उतना अच्छा है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करोगे वहीं के वहीं आप लिख लोगे कि इसमें आप किस चीज में अटके थे। सो यू जस्ट नीड द एग्जाम किट एंड माय नोट्स, दैट्स इट, नथिंग एल्स, ओके मैम, थैंक यू। ठीक है। मैम, हाँ जी। मैम, मैंने अब जून में एए दिया था ऑडिट का, ओके। बट मेरा 49 पर आकर अटक गया था। ओहो, ओके। तो मुझे जो प्रॉब्लम आई,
मुझे सेक्शन बी में कोई इशू नहीं आया। जो मैंने प्रॉब्लम फेस की वो सेक्शन ए में। एमसीक्यूज में हाँ, तो मुझे रिक्वेस्ट वही है कि अगर एक सेशन आप ना एमसीक्यूज पे ले ले, क्योंकि वो ना डिफरेंशिएशन जो ऑप्शंस ही होती है, वो लगता है कि क्योंकि वो स्पेसिफिकली सब्सटैंटिव प्रोसीजर वाला और रिपोर्टिंग डन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें डन डिफिकल्टी आ रही थी मुझे। मैंने घर पर भी जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी, मुझे उसमें भी डिफिकल्टी है। तो अगर आप एक सेशन उस पे रख देंगे तो दैट विल बी गुड फॉर अस। डन नोटेड। थैंक यू सो मच। ठीक है। अच्छा, अब वर्षिनी इज आस्किंग, आई हैव टेकन एमए की एग्जामिशन, तो पीएम की प्रिपरेशन में कोई दिक्कत आएगी? वर्षिनी, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। वर्षिनी, तुम तो ये बात पूछो ही मत, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, यू विल क्लियर पीएम। ठीक है, ये पढ़ने वाले बच्चे ज्यादा डरे हुए साउंड करते हैं। ओके, रिचा का मैंने आंसर कर दिया। अविक इज आस्किंग, डू वी नीड टू रेफर द कैप्लन स्टडी टेक्स्ट? अच्छा, नोट से रिलेटेड एक बात का जवाब देती हूँ। अविक के क्वेश्चन से रिलेटेड है कि क्या हमें स्टडी टेक्स्ट पढ़नी है आपके नोट्स पढ़ने के बाद? तो चलो देखो, इस पे मैं क्लैरिटी देती हूँ। मैंने आज तक इस पे बात ऐसे खुल के नहीं करी, लेकिन मुझे लगता है कि इट्स बेटर टू क्लैरिफाई। आप देखोगे ना, मेरे नोट्स आपको बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स में दिखेंगे। बुक है 800 पेज की, 800 पेजेस की, और नोट्स आपको दिखेंगे कि कोई 100 पेजेस में खत्म हो गए। ऐसा कैसे हो गया? उसका रीजन समझो। बुक एक कॉन्सेप्ट को समझाती है, 3 पैराग्राफ 4 पैराग्राफ्स, फिर एक उस पर क्वेश्चन देती है। अब उन 3-4 पैराग्राफ्स में कॉन्सेप्ट तो एक ही होता है। वो एक कॉन्सेप्ट क्या होता है? लेट्स सपोज मैं एक सिंपल एग्जांपल लेती हूं कि इन्वेंट्री को आपको कैसे वैल्यू करना है, कॉस्ट पे या नेट नेट रियलाइजेबल वैल्यू, विचएवर इज लेस पे। या चलो मैं इसको और भी सिंप्लीफाई करती हूँ, आपको कॉस्ट पे वैल्यू करनी है इन्वेंट्री। अब इसके ऊपर बुक समझाएगी कि देखो इसको आगे ऐसे करना, फिर देखो XYZ कंपनी ने इन्वेंट्री खरीदी, तो किस पे वैल्यू करोगे? कॉस्ट पे करोगे। पूरा एक पेज भर दिया बुक ने उसी कॉस्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। नाउ व्हाट आई हैव डन इज, इन माय नोट्स मैंने एक सेंटेंस सिर्फ उसका ये पिक किया, इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट। नीचे एक्सप्लेनेशन दे दिया, कॉस्ट में ये चीजें इंक्लूड करनी है। मैंने सेंटेंसेस में उसको नहीं लिखा, फॉर्मूला बना दिया। कॉस्ट इक्वल टू परचेज प्राइस प्लस कैरेज प्लस डायरेक्ट कॉस्ट। यही चीज बुक ने लिख के करी है। कॉस्ट विल इंक्लूड द परचेज प्राइस incurred to buy the inventory plus the carriage to bring the inventory to the factory. That is why my notes become very concise. ठीक है, सो नोट्स में सब कुछ है। वो बुलेट्स में इसलिए है ताकि सेंटेंसेस आप अपने हिसाब से बनाएं। अगर कहीं भी जरूरत पड़ रही है तो एफआर में सेंटेंसेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, एफएम में सेंटेंसेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, पीएम में सेंटेंसेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑडिट में पड़ेगी। उसमें बुलेट्स आप कैसे यूज करोगे? ऑडिट रिपोर्ट मैंने लिखा कि यहां पे लेट्स सपोज मैंने एक उसमें आंसर में ये लिखा, एंगेजमेंट लेटर रिटन में होना चाहिए, एंगेजमेंट लेटर शुड बी इन राइटिंग। अब बुक उसका 4 पैराग्राफ में एग्जांपल देती है। अगर राइटिंग में नहीं हुआ तो ये होगा, राइटिंग में होना चाहिए तो ऐसे फॉर्मेट में A4 साइज पे होना चाहिए, लेटर हेड पे होना चाहिए। मैंने राइटिंग लिख दिया। अब आप जब एग्जाम में आंसर लिखोगे, आप अपनी खुद की इंग्लिश यूज करोगे उस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए। आप दिमाग में सेंटेंसेस लर्न नहीं कर सकते। स्टडी टेक्स्ट का मैंने मेन मैटर बुलेट्स में निकाल लिया कि अब इसकी अंग्रेजी तुम खुद बना लोगे। जैसे लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते थे अपन क्लास 12th में, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड गिरेगी। जबकि अगर इसकी टेक्निकल लाइन देखो, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस और डिमांड फॉल्स। लेकिन इसी को मैंने क्या किया, एक फोटो बना के चिपका दिया, प्राइस यू एरो, डिमांड यू एरो। दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। अच्छा कॉन्सेप्ट ये है। अब एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा, आप अपने सेंटेंस में लिखोगे इस कंपनी ने प्राइस इंक्रीज कर दी थी जिससे डिमांड फॉल हो गई, क्योंकि वो पिक्चर दिमाग में रहेगी कि अच्छा डिमांड नीचे जाती है, प्राइस जब ऊपर जाती है। सो ACCA में मेरे जो नोट्स हैं वो इसलिए आपको बुलेट पॉइंट्स में मिलेंगे कि तुम्हें बुलेट दिमाग में आना चाहिए, ना कि अंग्रेजी का सेंटेंस। इसलिए स्टडी टेक्स्ट की जरूरत नहीं है। माई गारंटी, यू डोंट हैव टू रीड दी सेंटेंसेस, इट्स द सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने बहुत कंसाइज करके कर दिया, क्योंकि दिमाग में इसको रखना है। सो लेट अ कंसाइज मैटर बी देयर इन योर माइंड इंस्टेड ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस। इतना लंबा लंबा 800 पेज की किताब कैसे दिमाग में बिठाओगे? कहीं तो उसको अपने को छोटा करना पड़ेगा ना, सो दैट छोटा वर्जन
पहले कैप्लिन की पॉकेट नोट्स में आता था, उसको मैंने बना दिया है नोट्स में, अपने नोट्स में। तो मेरी आदत है उसको बुलेट्स में बनाने की, ताकि तुम्हें याद रहे कि यार कितनी बुलेट्स थी उसमें। 6 थी, मेरे को तो 4 ही बातें याद आ रही है। अरे तुम 4 तो लिख दो आंसर में, वही बहुत है। उन 4 को, एक सेशन होगा मेरा स्पेशल सेशन 21 के आसपास ही है शायद, उस वाले में आप सबको बुलेट्स का पूरा पूरा सेंटेंस बनाना सिखाऊंगी कि इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस। तो फर्स्ट सेशन उसी के ऊपर आएगा 21। ठीक है, गॉट इट? यू डोंट हैव टू रीड द स्टडी टेक्स्ट। जो स्टडी टेक्स्ट ने लिख के समझाया है वो मैंने बोला है क्लास में। ओके, गॉट इट? ओके, डॉली बोल रही है एफआर दिया है सितंबर में, श्योर नहीं क्लियर होगा। डॉली तुम तो रहने ही दो, श्योर नहीं है क्लियर होगा। तुम्हारे शायद मॉक्स में भी 70 में मार्क्स आ रहे थे। मैम प्रभजोत की बात का जवाब दूंगी। मैम मॉक्स में अच्छे आ रहे थे, बट ना क्या हुआ कि एग्जाम में मेरा कैलकुलेटर वाजंट वर्किंग। तो मैं बारी बार एक ही कैलकुलेशन बहुत बार की करा, और उससे मेरा पेपर छूट गया। तो मतलब सेक्शन सी का 10 मार्क्स का छूट गया। डॉली तुम्हारे 90 में से भी ना 60s में आएंगे, बेर मिनिमम, ज्यादा भी आ सकते हैं। तुम सेक्शन ए और बी में शायद 40+ मार्क्स लानी थी 60 में से। हाँ वो तो आ रहा था, मतलब पेपर वाज इजी, बट ना मतलब समझ लो कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरी कैलकुलेशन ही सारी मिस्टेक्स ना हो गई हो कैलकुलेटर के कारण। डॉली पता है क्या होता है, कई लोगों में ना कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे होते हैं, इतनी पहचान मेरे को होती है बच्चों की कि कौन किस लेवल का बंदर है। नहीं नहीं रिचा, उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसको ऐसे बोलती हूँ, तुम उस कैटेगरी की बंदर हो कि नींद में भी सही गुलाटी मारोगी। ठीक है, तो तुम चाहे बिना कैलकुलेटर के करो, ये पर्व गुप्ता आ गया, ये भी वही बंदर कैटेगरी है ये भी। कि तुम वो बच्चे, कुछ कैटेगरी के बच्चे ऐसे होते हैं जो नींद में भी होते हैं ना, उनका हाथ सही की पे ही पड़ेगा, सही आंसर की तरफ ही बढ़ेगा। मैं अपने आप को भी इसमें लेती हूँ कि मेरे से इस चीज में गलती नहीं हो सकती, फॉर्मेटिंग में मेरे से कभी गलती नहीं हो सकती, नींद में भी नहीं हो सकती। तो वो चीजें हैं, तुम फेल नहीं हो रही हो। फिर भी अगर अपनी तसल्ली के लिए करना है, वी हैव दिस सिस्टम कि आपने पुराना पेपर दिया है तो आप वेट नहीं करोगे उसके रिजल्ट का। मेरे बच्चे शुरू में बहुत परेशान हुए थे इस चीज पे कि जिसको उम्मीद नहीं थी वो पास हो जाता था, अब 1.5 महीने में नेक्स्ट पेपर क्लियर करना मुश्किल हो गया। ये नहीं करना है आपको। अगर मेरे से पढ़ना है, आप क्लास लो। अगर 1%, वैसे तो तुम्हारे केस में ये नहीं होगा, अगर तुम्हारा पिछला पेपर रह जाता है, आप रिजल्ट आने के 4-5 दिन के अंदर अंदर हमें इन्फॉर्म करोगे कि मैम मेरा पुराना वाला पेपर रह गया, तो जो मैंने नया पेपर खरीदा था ना, आप इसकी क्लासेस फ्रीज कर दो। आपका ओके। पहला अटेम्प्ट फिर हम काउंट करेंगे मार्च। ओके मैम। ठीक है, सो वो सिस्टम हमने अपने आप बनाया हुआ है कि तुम 1.5 महीना वेस्ट मत करो अपना। अगर पास हो गए तो फिर हम्म। ठीक है, तो Yes. 50 पे पास होते भी चमत्कार हो जाते हैं। आई विश 50 आ जाए, बस पास हो जाए। तुम्हारे उससे ज्यादा आ रहे हैं। ओके मैम। ओके, तीर्थ इज आस्किंग एफआर पास कर दिया है, वो एक इंस्टीट्यूट से किया था। ओके ओके, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मैंने एग्जाम नहीं दिया लास्ट अटेम्प्ट में, तो अभी मैंने आपसे एफएम ज्वाइन किया, तो कोई। तीर्थ बस एक काम कर लेना बेटा, पुराने कॉन्सेप्ट्स को अनफ्रीज कर देना, भूल जाना कि तुमने कुछ पढ़ा है। ठीक है, लेट इट बी फ्रॉम स्क्रैच। क्योंकि हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, नॉट दैट कि उन्होंने गलत पढ़ाया होगा, लेकिन मैं जो टर्मिनोलॉजी, मैं जो इशारे, मैं जो वर्ड्स और जो डायलॉग्स यूज करती हूँ ना, उनसे थोड़ा सा चीजें दिमाग में रहेंगी। पुरानी चीजें भी रखोगे ना तो मिक्सअप होने का डाउट रहेगा। ठीक है हाँ तीर्थ? ठीक है। ओके, अच्छा, एनीथिंग एल्स गाइज? आई थिंक मैंने सारे क्वेश्चंस एड्रेस कर दिए हैं। किसी का कोई क्वेश्चन रह गया हो तो बताओ। मैम एक मैम क्वेश्चन है। लास्ट हाँ बताओ बताओ। मैम अभी आपने बोला था जैसे वर्किंग एक्सपीरियंस हूँ मैं भी, तो अगर जैसे आपने बोला दिन में 2 घंटे हम पढ़ रहे हैं, वीकेंड पे पढ़ रहे हैं, तो जरूरी है कि मार्च का ही अटेम्प्ट दे, दिसंबर का नहीं दे अगर सकते? कॉन्फिडेंस आ जाए तो तुम दिसंबर दो। सी एवरीबडी हैज अ डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, किसी को ये लगता है कि जैसे मैं सीए फाइनल में भी 15-15 घंटे नहीं पढ़ती थी, मैं तब भी 7-8 घंटे ही पढ़ती थी, लेकिन मैं 7-8 घंटे 5 महीने पढ़ी थी। लेकिन कई बच्चे होते हैं जो 3 महीने पढ़ते हैं लास्ट के, और 15-15 घंटे पढ़ते हैं, ना नहा रहे ना धो रहे और पढ़ रहे हैं। हर किसी की एक अलग आदत होती है। मेरा तो दिमाग भन्ना जाता था 2 घंटे पढ़ के ही।
अगर तुम उनमें से हो कि हाँ मुझे 1 महीने की पढ़ाई में गाड़ी बैक ऑन ट्रैक हो गई है एंड आई कैन डू इट, सो डेफिनेटली डू इट। ठीक है, जिस दिन ओके बच्चे जचा लेते हैं ना ये करना है, तो फिर दुनिया में कोई नहीं रोक सकता उनको। और जिस दिन बच्चे ये ठान लेते हैं ना कि नहीं करना है, तो निधि मैम क्या किसी के पिताजी आके नहीं करा सकते उनसे काम। तो ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हम बनते हैं ना, मैं अपने आप को भी उसमें इंक्लूड कर रही हूँ, हमारा मोटिवेशनल इफेक्ट 2 घंटे ही रहता है, उसके बाद में ढाक के 3 पात हो जाते हैं और बच्चे अपने पे आ जाते हैं। एक इनर मोटिवेशन तुम्हारी तरफ से ही चाहिए। मैं एक बार मोटिवेट कर जाऊंगी, तुम 3 दिन बाद फिर उसी पे आ जाओगे। हर तीसरे दिन अगर मैं मोटिवेट करती रहूंगी तो गाड़ी ज्यादा दिन चलेगी नहीं। इसलिए अपने अंदर से अगर वो मोटिवेशन है तो सब बढ़िया है। ठीक है, ओके मैम मुझे पीएम के बारे में पूछना था हाँ बेटा कि बताओ। क्या क्या एमए से की वजह से कुछ इशू कुछ नहीं आता होगा, है क्या? एमए में बहुत ज्यादा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, लेकिन पीएम इज मोर अबाउट समथिंग एल्स, डिसीजन मेकिंग है। सो ओके मैम। नथिंग मच फ्रॉम एमए, एक छोटा सा टॉपिक आता है वो एनीवेज मैंने 0 से ही कराया है। ठीक है, प्रभजोत का क्वेश्चन छूट गया। Currently working with Big Four, have 3 years of work experience in Indian audit as well as. So will it help me in studying FR? प्रभजोत देखो, डिपेंड करता है बेटा आपका करंट प्रोफाइल में आपने क्या किया है। FR is all about IFRS standards and how you apply in the questions. I'm not sure कि तुमने ऑडिट में क्या किया है, एंड समवेयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना और उनकी ऑडिट करना 2 अलग बातें होती हैं। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना, एक अपन वही कहते हैं ना कि किसी चीज को चेक करना और उसको 0 से खुद से करना, दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, और इंड एएस वैसे भी थोड़े से अलग है आईएफआरएस से, सो तुम्हें गैप तो दिखेगा। इसलिए एफआर की पढ़ाई करो अपने आप को ये मान के कि नहीं मुझे पीछे का कुछ नहीं आता, मुझे स्क्रैच से ही करना है। ठीक है। मैम एक लास्ट सवाल है मेरा हम्म। उस पे कि जैसे मैं एक एक 2 2 घंटे पढ़ता हूँ और जो भी आपके टेस्ट है हम्म। सो उनको भी मैं प्रैक्टिस कर लूँ ना एलएमएस हाँ में? हाँ, जैसे जैसे पोर्शंस कंप्लीट करते जा रहे हो, टेस्ट के आगे लिखा हुआ है ये किन चैप्टर से रिलेटेड है, ओपन करो हाँ, और करो उनको। ठीक है। इसीलिए मैंने उसको इस बार कैलेंडर से हटा दिया, ताकि तुम लोगों को डेट के हिसाब से वेट ना करना पड़े कि ये उस डेट पे खुलेगा। अरे तुम्हारी आज तैयारी हो गई, तुम आज करके खत्म कर दो ना, उस डेट पे क्यों खुलेगा। ठीक है ठीक है, मैम। पहले मैं डेट उसकी बनाती थी कि बच्चा इस दिन तक तो पक्का आके प्रिपरेशन कर ले, बट ये तो बच्चे तो मेरे से पहले चलने लग गए, मुझे लगता था लेट चलेंगे, लेकिन मैं अब खोल दूंगी तो उनको पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो उल्टा केस हो गया, बहुत बच्चों ने फोन किया कि मैम मेरा 7 दिन पहले ही कंप्लीट हो गया, अब क्या करूं। इसलिए मैंने इस बार सिस्टम इवेल्युएटिव टेस्ट ओपन ही कर दिए कि तुम अपने हिसाब से खोल के करते जाओ उनको। ठीक है, ठीक है मैम, थैंक यू। एनीथिंग एल्स गाइस? यस मैम, हाय मैम। हाँ जी बताओ। मैम 2 3 क्वेश्चन थे छोटे छोटे। हाँ सबसे रवि पहले, बताओ। हाँ मैंने एफएम का कोर्स बाय किया हुआ है। ओके, तो सबसे पहले तो जो कैलेंडर मैंने चेक किया उसमें चैप्टर 1 नहीं है। वो थ्योरी चैप्टर है, ठीक है आगे। ओके। और सेकंड थ्योरी से ही रिलेटेड था, आपने बोला कि नोट से कवर हो जाएगा, लेकिन हम्म। जो मोस्टली लैंग्वेज रहती है एग्जाम की वो काफी प्रोफेशनल लैंग्वेज में हमें आंसर अपना फ्रेम करना होता है। तो ठीक जब है, तक हम स्टडी टेक्स्ट को रीड नहीं करेंगे तो कैसे हम उसको वहां पे लिख पाएंगे? आई आंसर टू योर प्रॉब्लम। आप अगर स्टडी टेक्स्ट को रीड कर भी लोगे तो क्या होगा कि आप इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन में घुस जाओगे कि जो मेन पॉइंट है वो मिस कर जाओगे। दैट्स वन पॉइंट। दूसरी चीज क्या होता है, आप जब एफएम की थ्योरी हैंडल करते हो ना तो आपको केस स्पेसिफिक लिखना होता है। स्टडी टेक्स्ट में तो वो केस होगा ही नहीं ना जो एग्जाम में आ रहा है। स्टडी टेक्स्ट में क्या होगा, वो आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे जो मैंने आपको बोल के समझाया है, यानी कॉन्सेप्ट दिमाग में है। अब उसको आंसर में अप्लाई कैसे करना है उसके लिए आपको एक अलग से सेशन में बताया जाएगा कि इसकी एप्लीकेशन ऐसे होगी, लेकिन स्टडी टेक्स्ट उसका आंसर नहीं है। और इसको और कॉन्क्रीट आंसर दूं, अगर स्टडी टेक्स्ट पढ़ने से एफएम की थ्योरी हैंडल हो जाती तो 100% पास रिजल्ट हो जाता, हर बच्चा पास हो जाता। लेकिन कोई बच्चा पास क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसको एप्लीकेशन नहीं आती। कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन चाहिए होगी क्वेश्चन में। क्वेश्चन ये पूछेगा कि इस केस में ये वाला प्रोजेक्ट अगर डिले कर दें तो क्या प्रॉब्लम आएगी, तुम्हें ये कहीं स्टडी टेक्स्ट में नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए तो उसको हमें करने की जरूरत नहीं है। अब थ्योरी मैंने टच एक भी नहीं मिनट, करनी? मैंने नहीं नहीं मत करो बेटा, वो देखो मेरे लिए क्या जाएगा, मैं तो बोल दूंगी हाँ कर लो, लेकिन मैंने उसका नुकसान ज्यादा होते देखा है।
एक जैसे मैं अगर तुम्हें बताऊं एक इंपॉर्टेंट चीज, ओके लेट मी गिव अ प्रैक्टिकल एग्जांपल। हम न्यूज सुनते हैं आजकल, न्यूज ये होती है यहां पे स्टैम्पीड हुआ, उसमें 50 आदमी मर गए, लेकिन उसके पीछे रिपोर्टर्स इतनी बातें बोलते हैं, इतनी बातें बोलते हैं कि जो मेन चीज है ना वो ही गायब हो जाती है। यही चीज आपको एसीसी सिखाता है अपने आंसर राइटिंग में कि अंट-शंट बातें मत लिखो, मुद्दे पे रहो। लेकिन स्टडी टेक्स्ट आपको पढ़ा रही है, वो मुद्दे पे नहीं रहेगी, वो एक ही चीज को चार अलग अलग तरीकों से, चार अलग तरीके से कान पकड़ना सिखाएगी। ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, फिर ऐसे पकड़ो, फिर इसको ऐसे लगी यूं पकड़ो। अबे यार कान पकड़ना है, यूं करो, बात खत्म। ठीक है, सो दे वुड लाइक टू टीच यू फ्रॉम डिफरेंट वेज कि पता नहीं बच्चा कौन सा तरीका समझेगा, लेकिन तुम्हें एक बार समझ में आ गया, मैंने बोल के समझा दिया, बात खत्म, आगे नहीं बढ़ना। अब मैं आती हूं कि चैप्टर नंबर 1 तुम्हें क्यों नहीं मिला, मैं वो तुम्हें दिखाती हूं तुम्हें कहां मिलेगा। एफएम के फोल्डर पे आती हूं, लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू। तो ये दिख रहा है, यस। ठीक है, ये तो नोट्स आप डाउनलोड कर लोगे, ये आपके लाइव सेशंस है। अब अगर कोई चीज आपको लाइव सेशंस के अंदर मिसिंग दिख रही है कि भी चैप्टर 1 इसमें नहीं है, चैप्टर 15 इसमें नहीं है, नेक्स्ट पार्ट देखो, प्री रिकॉर्डेड थ्योरी चैप्टर्स, ये यहां पे आपको मिल जाएंगे। और ये अलग क्यों डाले गए हैं, स्पेसिफिकली थ्योरी चैप्टर बोल के अलग इसलिए डाले गए हैं, पहले प्रैक्टिकल को प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि एंड मोमेंट पे थ्योरी हो जाती है, प्रैक्टिकल नहीं होता। प्रैक्टिकल प्रैक्टिस मांगता है, दिमाग का ठंडा होना मांगता है। तो मैं चाहती हूं कि इनसे तुम्हारा फोकस अलग हो। लाइव सेशंस में जितना भी प्रैक्टिकल पोर्शन है, अगर तुमने ये जीत लिया ना, सिलेबस का 80% पोर्शन तुम जीत जाओगे। इसलिए मैंने थ्योरी पोर्शंस को हर सब्जेक्ट में अलग रखा है कि थ्योरी आप लास्ट के 15 दिन में भी उठाओगे ना तो भी हो जाएगी, क्योंकि उसमें रूल ऑफ लॉ है कि भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स ये होती है तो यही होती है, फिर तुम उसमें अपना दिमाग नहीं लगा सकते, यही है जो है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बिजनेस का ये होता है तो यही होता है, लेकिन प्रैक्टिकल में हर नंबर के साथ कैलकुलेशन बदलती है। इसलिए पहला फोकस प्रैक्टिकल, सारे चैप्टर्स जो वहां नहीं मिल रहे हैं वो यहां देखो, यहां दिख जाएंगे। ठीक है, गॉट इट? यस मैम। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन और था मैम। हम्म अगर हम स्टडी हब प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसको लास्ट के लिए रखें या साथ ही साथ चैप्टर्स के योर साथ चॉइस, चलें? योर चॉइस। इफ यू फील लाइक कि भाई मैंने एग्जाम किट पूरी कर ली, मेरे पास टाइम बच रहा है, साथ के साथ कर लो। और तुम्हें लगता है कि नहीं मेरी तो एग्जाम किट अभी पूरी नहीं हुई है, तो फिर लास्ट के लिए रखो। फर्स्ट प्रायोरिटी एग्जाम किट होनी चाहिए जिसमें पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस आपके कवर हो जाए, फिर टाइम बचेगा तो स्टडी हब कर लेना। ठीक है। ओके, थैंक यू। मयंक, साइंटिफिक कैलकुलेटर पीएम के लिए नहीं चाहिए, एफएम के लिए चाहिए। ठीक है। ऋत्विक इज सेइंग माय फर्स्ट पेपर इज एफआर, कॉलेज में ही स्टडी किया था एफए एंड एमए। कोई दिक्कत नहीं आएगी ऋत्विक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास 95% बच्चा एग्जामिशन वाला ही है। ठीक है, सो डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जो मैंने बोला है उसको ढंग से सुनना, पढ़ना बस। ओके जी, और बताओ, आई होप ऑल दी प्रॉब्लम्स आर एड्रेस नाउ, किसी की रह नहीं गई है। हाँ, तो मैंने एफआर के लिए अभी अभी रजिस्टर किया है, मतलब ओके ईसीसी के लिए। तो अभी ओके, एफआर में कितना परसेंटेज मतलब प्रैक्टिकल होगा और कितना थियरी, कुछ आइडिया मिल जाए तो। हर्ष मान के चलो 20 मार्क्स के आसपास का थियोरी पोर्शन होता है, जिसको भी मैं थियोरी नहीं बोलूंगी, एनालिसिस वाला पोर्शन है। एनालिसिस वाला है मतलब आप किसी की बैलेंस शीट देख के एनालाइज करोगे कि ये बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो अगर मैं बोलूं टिपिकली एफआर में तो कोई थ्योरी होती नहीं है, मैक्स टू मैक्स आपको 10 नंबर की मिलेगी कि आईएफआरएस स्टैंडर्ड किसने बनाए हैं, कैसे बनाए हैं, क्या किया है, बस। 90% इज प्रैक्टिकल। ओके थैंक यू। ठीक है। अच्छा, कोई बच्चा पूछ रहा है कैन वी ज्वाइन जॉब अलोंग विद स्किल लेवल पेपर्स। बेटा कर तो सकते हो वैभव, बट आई विल एडवाइस मत करो, मत करो। आई टेल यू व्हाई। देखो जॉब होती है ना 10 से 5 नहीं होती आजकल, इट इज फ्रॉम 9 to 8। आप क्या कमा लोगे पार्ट क्वालिफाइड हुए हुए, 15,000 रुपए महीना, 20,000 रुपए महीना। अब इसकी वजह से क्या होगा, पेपर क्लियर नहीं होंगे। पेपर की एक बार की फीस 18,000 रुपए है, 15,000 कमाए, 18 गंवा दिए। कोई लॉजिक नहीं है इस बात में, क्योंकि आप अभी, हाँ प्रभजोत,
ये वही मैं बोल रही हूँ, अभी आप एज मैनेजर पोजीशन पे नहीं जाओगे, आप बहुत बेसिक रोल पे जाओगे, क्योंकि आप अभी सिर्फ ग्रेजुएट हो। तो ग्रेजुएट को तनख्वाह 50-60 हजार कोई नहीं देता। हाँ, एक्सपीरियंस ग्रेजुएट हो तो बात अलग होती है, फिर उसके एक्सपीरियंस को पैसा मिलता है, ग्रेजुएशन को नहीं मिलता है। तो एज अ ग्रेजुएट आप एसआरसीसी से, एलएसआर से, हंसराज से हो तो बात अलग होती है। लेकिन अगर आपको पैकेज 15 से 20 हजार मिल रहा है तो ध्यान रखना, एक पेपर अटेम्प्ट अगर नहीं हुआ ना, 18 हजार की फीस चली जाएगी, कोचिंग होगी बर्बाद वो अलग होगी, डिग्री डिले हो जाएगी वो एक अलग प्रॉब्लम होगी। अगर ये डिग्री तुम कोशिश करके 2 साल में कंप्लीट कर लो, पी लेवल जब दोगे ना तब अपनी नौकरी ढूंढना, तब पैकेज 5 लाख का लगेगा। यानी एक साथ जो तुम तनख्वाह अभी कमाते ना वो एक साथ तब मिलने लग जाएगी। लेकिन अभी पेपर कंप्लीट करो, अभी डू नॉट फोकस ऑन अर्निंग, यू वोंट अर्न मच। ठीक है। रेहान तुम वही हो ना हु हैज स्टडीड एफआर विद मी? यस मैम। रेहान यू डिड रियली वेल। आई एम होपिंग 70s में मार्क्स फॉर एफआर। पता नहीं मैम, देखिए। नहीं, यू डिड रियली वेल। और अगर तुम्हारा बिजी सीजन चल रहा है ना रेहान, तो फिर ऑडिट ले लो, सिलेबस मैम बहुत छोटा ऑडिट है उसका। मैम ऑडिट में एक्चुअली प्लान कर रहा हूँ मार्च के लिए, क्योंकि मार्च में ज्यादा रहेगी। एंड ज्यादा बिजी रहेगा अभी तो फिर पीएम ले एक्चुअली लो, फिर पीएम लो। पीएम एक्चुअली पीएम के में प्लान कर रहा हूँ मैम, उसी हाँ का ही डाउट पीएम ले था लो। कुछ पीएम। 12 चैप्टर ये पढ़ने को, और फेब पीएम टू में जून ज्यादा एग्जाम किट प्रेशर में भी रहेगी। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं चलती है, ब्रेन इंटेलिजेंस ज्यादा काम करती है। एग्जैक्टली, तो इसीलिए फेब टू जून ज्यादा प्रेशर रहेगी, तो हाँ इसलिए मैं मार्च के लिए प्लान कर रहा हूँ। एंड करेक्ट, पीएम में प्लान कर रहा हूँ दिसंबर के लिए। पीएम अभी ले लो। तो ये सही डिसीजन होगा ना मैम? हाँ 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 परफेक्ट है। उसके अलावा तो ये एक सिलेबस मेरा बहुत लंबा है एफएम का, और एफएम में प्रैक्टिस भी बहुत चाहिए होती है। हाँ, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ दिसंबर में पीएम दे दूँ, हाँ तो थोड़ा वक्त रहेगा मार्च कंपेरेटिवली। हाँ 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 करेक्ट करेक्ट, करेक्ट है दैट्स ना? द करेक्ट स्ट्रेटजी। ओके, थैंक यू सो मच। ओके ओके, अर्पिता इज सेइंग एमकॉम करिए, 6/13 पेपर्स सितंबर में ऑडिट दिया है। हाँ बेटा, 9 पेपर्स करने के बाद भी आए से कि पहले एक बार एसबीआर कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में नौकरी ढूंढना चालू किया करो। रीजन, एक बार थोड़ा सा पी लेवल से इंट्रोडक्शन हो जाएगा ना कि पी लेवल कैसा चलता है, उसके बाद में आप अपनी नौकरी ढूंढो, फिर तुम समझ जाओगे कि ठीक है पी लेवल डुएबल है नौकरी के साथ। ठीक है अनंत, एफएम के लिए बेटा नॉर्मल कैलकुलेटर कई जगह चलता नहीं है, बिकॉज पावर कुछ अलग आ जाती है। अगर किसी नंबर की पावर 12 आ गई तो नॉर्मल कैलकुलेटर पे कर नहीं पाओगे उसको। ठीक है, वैसे साइंटिफिक कैलकुलेटर तुम्हारा उसमें भी होता है, जो एसीसी का पेपर आता है ना उसमें भी साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है। ठीक है, चलिए जी। सो अभी ये काम ये करते हैं, लेट्स वाइंड इट अप। अगर कोई भी क्वेरी रह गई हो, ये पूरा सेशन यूट्यूब पे जाएगा, यू कैन आस्क योर क्वेरी देयर ऑल्सो। वो मेरे पास पॉपअप हो जाते हैं जो भी आपके क्वेरीज होते हैं, सो आई विल एड्रेस देयर कुछ भी अगर कंफ्यूजन हो। और बाकी जो बैच वाले स्टूडेंट्स हैं उनको फोल्डर से थोड़ा सा मैं मिलवा दूंगी, जस्ट गिव मी टाइम टिल टुमारो, क्योंकि आज अभी पी लेवल का भी सेशन है। सो आई विल इंट्रोड्यूस यू टू द फोल्डर एक बार के लिए, छोटी सी वीडियो में, वो आपको कल बता दूंगी। इन द मीन टाइम पढ़ना चालू करो, जो भी सीक्वेंस में सेशंस हैं उनको कंप्लीट करना चालू करते जाओ, और 1-2 दिन में आपके पास और क्लैरिटी आ जाएगी कि भाई कौन से टेस्ट फाइनली अब कहाँ प्लेस हुए हैं, हम किसको कर सकते हैं। गिव मी टाइम फॉर 1 और 2 डेज, तब तक में पढ़ाई जरूर अपनी ऑन रखो। कैलेंडर आपके पास आ गया, आपका मेरी वीडियो से कहीं भी सेशंस देखने में काम नहीं रुकेगा। ठीक है, so do that, rest all is we are set to begin the quarter now, क्योंकि इस बार एग्जाम 1 तारीख से ही चालू हो रहे हैं। फर्स्ट से you have your exams, सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है इसमें, तो डिले नहीं करना ज्यादा, लग जाओ अपने काम पे। ठीक है गाइज, so we'll meet in the live sessions. Thank you so much for attending the orientation. Take care, bye bye. Thank you, ma'am. Bye. Thank you, ma'am.